Let's wait 5 minutes more. Okay. Am I audible to all? Kindly respond fast. Okay. और देखो, जो भी मैसेज डालता हूँ ग्रुप में, सबको एटलीस्ट एक्नॉलेज करना है उस मैसेज को, ठीक है? कोई सा भी हो, कोई नोटिस या कुछ भी लिखा है, उसको ओके सर बोलो, उसमें टाइम नहीं लगता। एटलीस्ट मुझे पता चलेगा कि आपने मैसेज को रीड किया है। रीड करने में और सीन करने में फर्क होता है, ठीक है ना? ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो, आज के टॉपिक्स ये हैं, मतलब सारे आज के नहीं है, ठीक है? कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी स्टार्ट की है। इसमें बेसिकली देखो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी क्या होता है वो आता है। उसके बाद अगर डिफरेंशिएबल है कोई फंक्शन, तो उसको डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। इसमें बहुत सारे टाइप्स होते हैं हमारे पास। कोई फंक्शन एक्स के होते हैं, सिर्फ वन वेरिएबल के, ठीक है? कुछ होते हैं एक्स और वाई के। कैसे हम एग्जैक्ट डिफरेंशियल करते हैं, कैसे पार्शियल डिफरेंशियल करते हैं, वो सब आएगा इसमें। उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट्स के बारे में, कि किस चीज़ों में हम लिमिट लगाते हैं। एक्चुअली हम लिमिट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और उसके बाद हम लिमिट में एंड में पढ़ेंगे, क्योंकि कुछ ऐसे रूल्स होते हैं जो कि सिर्फ डिफरेंशिएशन पढ़ने के बाद ही हमें समझ में आएंगे। ओके, तो पहला देखो, हम पढ़ेंगे कंटिन्यूटी ऑफ अ फंक्शन। उसके बाद कुछ पॉइंट होंगे जो आपको बताएंगे कि कंटिन्यूअस कैसे होते हैं फंक्शन। कोई भी फंक्शन अगर कंटिन्यूअस है तो वो कैसे होगा, वो इसके लिए आ जाता है। उसके बाद डिफरेंशिएबिलिटी पढ़ेंगे क्या होती है, ठीक है? एंड देन फिर हम देखेंगे कि डिफरेंशिएबिलिटी के कुछ पॉइंट्स इंपॉर्टेंट जो कैसे होती है, मतलब कोई भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो वो कैसे होता है, क्या उसके लिए नेसेसरी कंडीशंस है कि वो डिफरेंशिएबल हो, ठीक है? देन फिर हम पढ़ेंगे मीन वैल्यू थ्योरम्स। अच्छा, मीन वैल्यू थ्योरम्स को हम यहाँ पढ़ तो लेंगे, बट हम इसको अप्लाई नहीं कर सकते जब तक हमको डिफरेंशिएशन नहीं आता। ओके, तो इसलिए फिर हम डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, ठीक है? डिफरेंशिएशन में हम फंक्शन के टाइप पढ़ेंगे, 3 टाइप के फंक्शन हम पढ़ेंगे, ठीक है? एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, कंपोजिट फंक्शंस। ओके, फिर हमारे पास एक्सप्लिसिट फंक्शंस को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास होते हैं एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन। ओके, तो इसमें भी काफी सारे पॉइंट होते हैं, जैसे प्रोडक्ट रूल, डिफरेंट रूल, चेन रूल। और चेन रूल इनमें से और प्रोडक्ट रूल इनमें से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और भी बहुत सारे फॉर्म्स होते हैं, पैरामेट्रिक फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक, स्पेशल फॉर्म वगैरह वगैरह। उनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट 2 ही चीजें हैं ये अगर आपको आ जाती हैं तो आप कुछ भी कर सकते हो, ठीक है? डिफरेंशिएशन में इजीली। देन फिर हम पार्शियली डिफरेंशिएशन पे आते हैं, जहां पे देखो एग्जैक्ट डिफरेंशियल में और पार्शियल में बस इतनी चीज है, ये डी और ये होता है डो, ठीक है ना? इन दोनों का फर्क है।
सोनम लीव कर गई, ओके आ जाएंगी, ठीक है। तो ये डी और डो इन दोनों में फर्क है। यहाँ पर क्या होता है, हम किसी भी वेरिएबल के साथ जब डिफरेंशिएशन करते हैं, ठीक है, तो उसको हम एग्जैक्ट डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और इसमें हर एक वेरिएबल का एक अपना डिफरेंशिएशन होता है, ओके। यहाँ पर क्या होता है, जब भी हम डिफरेंशियल करते हैं किसी भी वेरिएबल का, तो दूसरे वेरिएबल, तीसरे वेरिएबल, चौथे वेरिएबल, हर किसी और वेरिएबल को हम कांस्टेंट मान लेते हैं, बट इसमें ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो बस इन दोनों में इसी वर्ड का फर्क है, डो और डी का, ओके। आई डोंट नो व्हाई आरती एंड वन मोर गुड़िया हैज नॉट जॉइंड येट, जबकि सुबह ही डाल दिया था नोटिफिकेशन। तो देन फिर हमारे पास रहते हैं लिमिट्स, ठीक है। लिमिट्स वही होंगी जो मैं स्टार्टिंग में बताऊंगा कि भाई लिमिट्स क्यों लगाते हैं, इनडिटर्मिनेट पॉइंट क्या होते हैं, ये हम अभी पता चल जाता है, अभी हमको पता चल जाएगा। एल हॉपिटल रूल क्या होता है, और लिमिट एज अ स्टैंडर्ड सम फॉर्म, ये हम लास्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो स्टार्ट करते हैं, ये तो इंट्रोडक्शन हो गया। अब देखो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी में सबसे पहली जो चीज आती है वो हमारे पास लिमिट समझ नहीं आती है, ठीक है। एक कहानी की तरह समझो इसको कि मैथमेटिक्स में मैथमेटिक्स में हम चाहते हैं कि कुछ फॉर्म्स हमारे सामने ना आए, जैसे कि ऐसे एक कहानी की तरह समझते हैं कि एक टीचर था जो कि, ठीक है, हमको क्लासरूम में बैठ के पढ़ा रहा था। तो उसने बोला कि भाई जैसे कोई भी नंबर्स हैं, यहाँ पे एक मिनट रुको, ओके। तो कहानी में स्टार्ट ये हुआ था कि भाई एक टीचर पढ़ा रहे थे, और उन्होंने बताया कि हम जब भी किसी नंबर को डिवाइड करते हैं, है ना, जैसे कि मान लो 1 को हम 2 से डिवाइड कर दें, या 1 को हम 3 से डिवाइड कर दें, 1 को हम 4 से डिवाइड कर दें, इनकी वैल्यूज छोटी होती चली जाती हैं, जैसे कि 0.5, है ना, 0.33 और सो ऑन, और ये हो जाता है हमारा 0.025, है ना, 0.25। तो ये जो वैल्यूज हमारी छोटी होती चली जाती हैं। एक एक और साइंटिस्ट थे जिनका नाम मुझे पता नहीं है, अभी कंफर्म नहीं है, ठीक है, बट उन्होंने सर से पूछा था कि सर क्या हो अगर मैं ये जो आप कर रहे हो यहाँ पर, ठीक है, आप ये वैल्यू बढ़ा रहे हो, क्या हो अगर मैं वैल्यू को डिक्रीज करूँ, है ना, 4 से लेके 3 तक ऐसे मैं डिक्रीज करता रहूँ, ठीक है। तो पहले जब उन्होंने ये डिक्रीज करना इनको स्टार्ट किया, तो हमारे पास वैल्यूज कुछ ऐसे आई, 1/4, 1/3, 1/2, जिससे आपको पता चल रहा है कि वैल्यू पहले कितनी थी, छोटी थी, है ना, 25 थी, उसके बाद कितनी हो गई, 0.33 हो गई, उसके बाद वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास, 0.5, जो कि देखो आपको दिख रहा है कि वैल्यू हमारी बढ़ रही है। पहले हमारी वैल्यू घट रही थी और ये 0 के अराउंड जा रही थी, अब हमारी वैल्यू बढ़ रही है। क्या होता है फाइनली, ऐसे बढ़ाते बढ़ाते हम पूरी वैल्यू के बहुत बड़े नंबर तक पहुंच जाते हैं, जैसे कि कुछ भी 875 समथिंग, एंड फिर और आगे जब जाते हैं तो यहाँ पे हमारा इन्फिनिटी बैठता है, और जब 1/infinity की बात आई, है ना, तो यहाँ पे हमारा 0 आया, ओके। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ऊपर वाले केस में क्या हो रहा था, ऊपर वाले केस में हम वैल्यू बढ़ा देते नीचे, ऐसी वैल्यू बढ़ते बढ़ते चले, मान लो कोई नंबर आ जाता है जो कि बहुत ज्यादा बड़ा है, जैसे कि ये वाला नंबर नीचे आ गया, ठीक है ना, और मान लो यहाँ पे हम जब वैल्यू बढ़ा रहे हैं तो यहाँ पे इन्फिनिटी आ रहा था, और यहाँ पर जब हम वैल्यू बढ़ाते हैं, ये वाला केस ये वाला हो गया, और यहाँ पर जब हम वैल्यू बढ़ाते हैं तो क्या हुआ, वैल्यू कम कर रहे थे, 4 3 2 1 एंड ऐसे करके हमारे पास नीचे 0 आ गया, तो हमको मिला इन्फिनिटी, ओके। मतलब ऐसे समझ लो इसको कि इसको हमने इधर पहुंचा दिया, इसको हमने इधर पहुंचा दिया, ये दोनों केस हो गए। एक पहले वाले में हम वैल्यू जब बढ़ा रहे थे तो हमको नीचे इन्फिनिटी तक मिला, तो हमको 0 मिल गया, और जब इसमें हम वैल्यू को घटा रहे थे तो हमको 1/0 इन्फिनिटी मिल गया, ठीक है। तो इन दोनों चीजों से फर्क क्या पड़ा, मैथमेटिक्स में बहुत बड़ा बून आ गया, ठीक है, जिसे कहते हैं हाला चला टाइप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जब इन्हें पता चला कि भाई अच्छा ऐसी चीजें भी हो सकती हैं, तो इन्होंने सोचा कि यार अगर हम मान लो कोई नंबर है जो कि कुछ भी नहीं है ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड ना, माता जी का कॉल था, ठीक है। तो हमने फिर ये देखा कि भाई क्या हो अगर हम जो नंबर ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है, उसको अगर हम नंबर से डिवाइड करते हैं, ये नंबर्स आ गए मान लो 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, इन सब का आंसर हमें 0 मिलता है हमेशा, क्योंकि हमारा नंबरेटर 0 है। तो फिर भाई साहब उन साइंटिस्ट सर ने ये भी पूछ लिया कि क्या हो सर अगर मैं 0 को 0 से डिवाइड कर दूं, तो उन्होंने बोला व्हाट रबिश यू आर टॉकिंग अबाउट, ओके। एक्चुअल में यही दिक्कत थी, ठीक है, सबसे बड़ी मैथमेटिक्स में जो आ जाती है। ऐसी ही हमारे पास बहुत सारी फॉर्म है, जैसे कि जिनको हम इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं ना, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म्स, जो कि अनसॉल्वेबल है, मतलब किसी चीज में से उसमें कुछ है ही नहीं,
और उसमें से हम कुछ भी नहीं निकाल रहे हैं। देखो ध्यान से सुनो, कुछ कोई चीज है ही नहीं, ठीक है, ये बुक अभी एग्जिस्ट नहीं करती और इसमें से मैं बुक में से बुक नहीं निकाल रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब ये बहुत अजीब सी बात है जो कि हमारी नॉर्मल फिजिक्स में यूज नहीं हो पाती है। इन इनडिटर्मिनेट फॉर्म को हम नॉर्मल फिजिक्स में यूज नहीं कर सकते, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स या पार्टिकल फिजिक्स में इसका बहुत यूज आता है। तो इंडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। अब इनको पहचानने के लिए बस हमें बताया गया और इसलिए लिए हम पढ़ते हैं कि हाँ भाई हमें पता होना चाहिए कि इंडिटर्मिनेट फॉर्म कैसी होती है, ठीक है। तो इसके अलावा और भी बहुत सारी इंडिटर्मिनेट फॉर्म्स हैं, ठीक है। तो देख लो जरा टोटल कितनी है इनडिटर्मिनेट फॉर्म, ठीक है। पहले हमारे पास 0.0 आती है, दूसरी आती है इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 0 इंटू इन्फिनिटी, ठीक है, और इन्फिनिटी की पावर 0। मैंने बताया था कि किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो 1 होता है, बट यहाँ पे उल्टा है, यहाँ पे इन्फिनिटी की पावर 0 करोगे तो 1 नहीं मिलेगा, इनडिटर्मिनेट फॉर्म मिलेगी, ठीक है, जिसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। 0 की पावर 0 और इन्फिनिटी की पावर इन्फिनिटी। 1 2 3 4 5 6 7, ये टोटल 7 फॉर्म्स हमारे पास ऐसी हैं जो कि इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स में आती हैं। अभी तक बात क्लियर हो गई? बताओ। बोलो भाई। आई डोंट नो गौतम कहाँ चले गए अब। यस सर, ओके, ठीक है। तो अब बात आई कि यार इसके एग्जांपल्स क्या होंगे। तो एक एग्जांपल देखो, अगर साइन एक्स है, ठीक है, अपॉन एक्स, ये मैंने लिख रखा है, ओके, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है। अब इसमें मुझे बताओ कि भाई हमें पता है कि साइन जीरो की जो वैल्यू होती है वो जीरो होती है, साइन जीरो की वैल्यू जीरो होती है। ऐसे ही हमारे पास पता है ना कि भाई कॉस जो होता है वो 90 का वैल्यू जीरो होता है, ओके। तो जब हमें पता है कि साइन जीरो का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब ये हुआ कि भाई इसमें अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो रख दूं, इस फंक्शन में अगर मैं एक्स का वैल्यू जीरो डाल दूं तो मेरे पास क्या आने वाला है, 0.0 फॉर्म आ जाएगी। अरे ये तो एक इंडिटर्मिनेट फॉर्म है ना, तो इसको तो हम सॉल्व कर ही नहीं सकते। तो इसी वजह से, जिससे कि इस फंक्शन की कभी वैल्यू ये ना हो, ध्यान से सुनना, इस फंक्शन की कभी वैल्यू ये ना हो, इसलिए हम इसमें लिमिट लगा देते हैं। लिमिट मतलब कि यार इस चीज से ये आगे नहीं बढ़ सकता, या फिर ये लिमिट लग गई है कि एक्स की कोई सी भी वैल्यू मान लो लेकिन ये वैल्यू आप नहीं मानोगे, वरना आपको इंडिटर्मिनेट फॉर्म मिल जाएगी, ठीक है। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कि भाई लिमिट, मतलब यहाँ पे तो हम लिमिट लिख दिया है तो अब यहाँ लिख देते हैं इसको, और ऐसे करके लिखते हैं LIM, यानी कि लिमिट एक्स टेंस टू जीरो। ध्यान से सुनो, मैंने उस दिन बताया था कि रात जब पढ़ाते थे टेंस टू जीरो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये है कि इक्वल नहीं है एक्स के, बट ये एक्स को अप्रोच कर रहा है, मतलब ये एक्स की जैसा हो सकता है, एक्स के बराबर थोड़ा थोड़ा सेम हो सकता है, बट ये इक्वल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा इक्वल? क्योंकि यार अगर इक्वल हो गया तो भाई ये जो फॉर्म है ये 0/0 इंडिटर्मिनेट बन जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर हम साइन एक्स अपॉन एक्स लिख देते हैं, तो ये इसका रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। अब क्या दवा हो गया क्या? ठीक है, बताओ इतनी बात समझ में आई कि लिमिट क्यों लगा दी, इंडिटर्मिनेट फॉर्म कैसे होती है, ये इसका एग्जांपल हो गया, ओके। अब ऐसी चीजों को सॉल्व करने के लिए, यानी कि ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, उन फंक्शंस को तोड़ लेते हैं, ठीक है। ध्यान से सुनो, मान लो एक अगर मैं साइन एक्स की बात कर रहा हूँ या कोई सा भी एक फंक्शन है, ऐसा मान के चलना कि ये फंक्शन ऐसा है कुछ, ठीक है, ओके। तो हम क्या करते हैं, हमने क्या करते हैं, इसका और इसका, ध्यान से सुनना, इसका और इसका टेंजेंट निकाल लेते हैं। अब टेंजेंट क्या होता है भाई, है ना? ओहो, मैम भी आ गई, ओके। मैम यू आर लिटिल बिट लेट, ओके, आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, वेट। हम्म, ओके। सो यहाँ पर हम बताया थे कि देखो आप बस इतना ही समझ लीजिएगा, ठीक है, कि 0.0, इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये सारी फॉर्म्स हमारी टोटल 7 फॉर्म्स ऐसी हैं जिनको हम इंडिटर्मिनेट फॉर्म बोलते हैं। और मैथमेटिक्स में हम कोशिश करते हैं, मैथमेटिक्स में, कि ये फॉर्म ना बने, ठीक है, ये फॉर्म कभी भी किसी फंक्शन की ना बने। तो उसके लिए अगर मान लो ये कैसे होती है, तो उसके लिए हमने एक एग्जाम्पल ले लिया साइन एक्स अपॉन एक्स का, ठीक है। और इसमें ये बताया गया कि देखो अगर साइन जीरो की वैल्यू जीरो है ना, साइन जीरो की वैल्यू अगर जीरो है तो फिर यहाँ पे साइन में जो एक्स प्रेजेंट है उसका वैल्यू कभी भी जीरो नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि देखो साइन जीरो का मतलब जीरो, और नीचे तो जीरो हो ही जाएगा, साइन की वैल्यू एक्स की वैल्यू जीरो है तो ये बन जाएगा इनडिटर्मिनेट फॉर्म। तो क्योंकि हम चाहते हैं कि मैथमेटिक्स में कभी भी इनडिटर्मिनेट फॉर्म ना बने, इसलिए हम क्या करते हैं, लिमिट लगा देते हैं कि भाई इसकी कोई सी भी वैल्यू रख लो इस पूरे फंक्शन में एक्स की, बट कभी भी एक्स की वैल्यू जीरो मत रखना, ठीक है। तो एक्स की वैल्यू कभी भी जीरो मत रखना। तो एक फंक्शन में हमने कैसे रिप्रेजेंट करते हैं इस चीज को, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं कि LIM, ठीक है, और x टेंस टू जीरो, मतलब टेंस टू जीरो, एरो लगा हुआ है, इक्वल का साइन नहीं है, इसका मतलब ये है कि ये x जो है वो जीरो की वैल्यू को अप्रोच कर रहा है, उसकी तरफ जा रहा है, 0.0000 समथिंग 1 हो सकता है, बट जीरो के इक्वल नहीं होगा,
ओके, और ये लिमिट इसलिए लगाई गई है कि भैया x की आप कोई से भी वैल्यू लो बट x मत लेना, ठीक है, वरना ये इनडिटरमिनेट फॉर्म हो जाएगी, सॉल्व नहीं होगी आपसे। तो ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, मतलब इनकी वैल्यू इस पॉइंट पर निकालने के लिए हम एक रूल का यूज करते हैं जो कि होता है टेंजेंट रूल, ठीक है, टेंजेंट रूल। टेंजेंट रूल में हम क्या करते हैं, इसका अलग टेंजेंट फाइंड करते हैं, इसका अलग टेंजेंट फाइंड करते हैं, ठीक है। अब टेंजेंट क्या होता है, ठीक है, इस चीज को देखो अच्छे से। इतना बात आई थिंक क्लियर हो गया होगा, मैम आपको क्लियर है ना? शॉर्ट में बता दिया थोड़ा, आई थिंक क्लियर होगा। प्लीज यस मैम, यस सर हो रहा है, सॉरी, यस सर हो रहा है। कोई दिक्कत नहीं। ओके, ठीक है। कहाँ गया करता, ठीक है। तो यार मेरा ये पिन कर देता हूँ, एक सेकंड ना। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बताया कि अभी हम टेंजेंट रूल का यूज करने वाले हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे टेंजेंट क्या होती है। तो भाई देखो, मान लो कोई भी एक हमारे पास कर्व है, ठीक है, ये एक इररेगुलर एसिमेट्रिक कर्व है, ठीक है, यानी कि ये इक्वल भी नहीं है किसी भी पार्ट में, ओके। और भाई ये एक कर्व है जो कि इररेगुलर है, मतलब इसका कोई रेगुलर शेप नहीं, जैसे स्क्वायर एक रेगुलर शेप होती है, रेक्टेंगल एक रेगुलर शेप है, ट्रायंगल एक रेगुलर शेप है, ये रेगुलर कर्व नहीं है, ठीक है। तो ये एक रेगुलर कर्व है, एसिमेट्रिक है, किसी भी मतलब उसके लिए अगर हम देखें लाइन के लिए, तो ये इसकी मिरर इमेज नहीं बना पाएगा, ये होता है मतलब एसिमेट्रिक का। तो टेंजेंट क्या होता है, टेंजेंट होता है किसी भी कर्व पे। टेंजेंट पहली बात तो देखो एक पॉइंट पर निकलती है, तो पहले हमें इसमें से कोई भी एक पॉइंट डिसाइड करना पड़ेगा। जैसे मान लो मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ये पॉइंट ले लेता हूँ, मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, या मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, या मैं ये पॉइंट ले सकता हूँ, ठीक है। तो इन पॉइंट पर हम टेंजेंट फाइंड कर सकते हैं। टेंजेंट फाइंड करने का सीधा सीधा तरीका है, एक लाइन लो, ठीक है, और इस लाइन के पैरेलल बना दो, इस पॉइंट के पैरेलल, ध्यान रखना इस पॉइंट के पैरेलल, ठीक है। इस पॉइंट में इतना लाइन आ रहा है, उसके पैरेलल अगर मैं लाइन बनाऊं तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी। इस पॉइंट पे अगर लाइन बनाऊं तो ये कुछ ऐसी बन जाएगी, इस पॉइंट पर लाइन कुछ ऐसी, और इस पॉइंट पर लाइन कुछ ऐसी बन जाएगी, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ मान लो इस पॉइंट की, तो लाइन कुछ हमारी ऐसे बन रही है। तो ये सारे वैल्यूज जो आपको दिख रहे हैं ये इनके टेंजेंट होते हैं, ठीक है। नॉर्मल भी एक चीज होती है, एक पॉइंट पर अगर हमें नॉर्मल बताना है तो हम क्या करेंगे, परपेंडिकुलर आप सब लोगों को पता है कि भाई एक भी लाइन पर अगर हम ऐसी सीधी लाइन बना दे जो कि 90 डिग्री एंगल बना रही होगी, उसको हम बोलते हैं नॉर्मल लाइन, ठीक है। तो एक तो हो गया टेंजेंट जो कि पैरेलल है, और एक हो गया नॉर्मल जो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसमें हम नॉर्मल भी क्रिएट कर सकते हैं हर एक पॉइंट पर, और हर एक पॉइंट पर नॉर्मल ये होगा वो अलग होगा, ठीक है। ओके, तो ये हो गया हमारे नॉर्मल्स, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल, नॉर्मल एंड नॉर्मल, ठीक है। और ये क्या है हमारे पास, टेंजेंट्स, ये टेंजेंट हो गया, ये टेंजेंट है, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट और ये टेंजेंट। ओके, तो हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करने के लिए जो हमारे पास लिमिट थी sin x अपॉन x की, है ना, x टेंड्स टू 0, इसको सॉल्व करने के लिए हम इस पॉइंट पर, यानी कि एट x इज इक्वल टू 0, हम sin x का भी टेंजेंट निकालेंगे, ठीक है। टेंजेंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन, जो भी हमारा ऊपर फंक्शन है, फर्स्ट फंक्शन ऑफ x अपॉन टेंजेंट ऑफ f2, यानी कि सेकंड फंक्शन ऑफ x। ये पहला फंक्शन था हमारा x1x, और ये था हमारे पास f2 ऑफ x। ओके, तो इन दोनों का टेंजेंट निकाल के हम डिवाइड कर देंगे। अब टेंजेंट निकालने का क्या तरीका है, अगर मान लो एक हमारे पास एक y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी एक लाइन है, ठीक है, ये एक लाइन हो गई हमारी जिसकी इक्वेशन मैंने लिख दी है, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से ये डिफाइन हो रही है, ठीक है। तो उसका टेंजेंट निकलने का तरीका क्या है, ये जो आप m देख रहे हो जिसको आप स्लोप बोलते हो, ठीक है, या फिर आप इसको बोलते हो टेन थीटा, है ना, टेंजेंट या फिर टेन थीटा। तो यही हमारे को इसका स्लोप या इसका टेंजेंट बताता है। आपको सोचो इस पॉइंट पे अगर मैं बात करूं तो इसका स्लोप क्या होगा, वो यही होगा, ठीक है। तो यही हमारा टेंजेंट होता है। किसी भी कर्व में अगर आपको स्लोप निकालना है तो आपको ऐसे निकालना पड़ेगा। इसकी एक और डेफिनेशन है जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर के लिए, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं dy अपॉन dx। ये हो गई हमारी m की वैल्यू। ये कैसे आई, आप इस पूरी इक्वेशन को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना, मैं बता दूंगा सब कुछ बाद में कि कैसे डिफरेंशिएशन होगा जब हम डिफरेंशिएट पढ़ेंगे। फिलहाल आप ऐसे ही समझ लो कि जब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ तो इस वेरिएबल के फॉर्म, इस वेरिएबल को जब डिफरेंशिएट करता हूँ x के रेस्पेक्ट में, तो ये बन जाता है dy ओवर dx। यहाँ पर m एक कांस्टेंट है तो m बाहर आ जाता है, और x का डिफरेंशिएशन होता है, और x का डिफरेंशिएशन उसी के रेस्पेक्ट में हमेशा 1 होता है, तो यहाँ पे आ गया 1। और c एक कांस्टेंट है जो कि अकेला है विदाउट एनी वेरिएबल, ये वाला वेरिएबल के साथ था इसलिए m बाहर आ गया, ठीक है, और सिर्फ डिफरेंशिएशन हुआ x का, बट ये एक कांस्टेंट है, इसके पास कोई वेरिएबल नहीं है, तो इसलिए इस कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन है वो 0 हो जाएगा। अब आप बताओ m इंटू 1 यानी कि m इज इक्वल टू dy ओवर dx। तो ऐसे करके हमने एक टेंजेंट की डेफिनेशन निकाल ली कि टेंजेंट हमारा क्या है, किसी भी फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दो तो आपको टेंजेंट मिल जाएगा। ठीक है, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, एल हॉपिटल एक रूल है, ठीक है ना,
ये हो गया एल हॉस्पिटल। यहाँ पे एक बिंदु लगता है जो कि एस को डिनोट करता है। एल हॉस्पिटल था ये पहले, बट इसमें मैथमेटिक्स में मजाक ना बने इस वजह से इसको हटा दिया गया और यहाँ पे एक डॉट लगा दिया। कभी भी आप अगर किसी भी लैंग्वेज में, इंग्लिश में, जर्मनी में, कभी भी आप ऊपर एक डॉट लगा हुआ देखते हो तो आप उसका मतलब समझ जाओ वहाँ पे एक अल्फाबेट मिसिंग है। ठीक है, जैसे कि हम लिखते हैं ना, जैसे वुड नॉट, है ना, तो हम वहाँ पे वुडंट का यूज करते हैं या वांट का यूज करते हैं। यहाँ पर एक डैश का क्या मतलब है कि हमने आधे अल्फाबेट हम खा गए हैं। ठीक है, ये मतलब होता है। तो वही चीज है एल हॉपिटल। तो एल हॉपिटल में हम क्या करते हैं, हम किसी भी फंक्शन को, मान लो दो फंक्शन हमें गिवन होंगे, उसमें कोई लिमिट लगी होगी x टेंड्स टू a, और हमको a, और हमको पता है कि भाई एफ ए का जो वैल्यू है वो भी जीरो है, f1 a का, और f2 ऑफ a का वैल्यू भी जीरो है, तभी जाके ये मान लो 0/0 फॉर्म बनती है और ये नॉट डिफाइंड होती है, मतलब इनडिटर्मिनेंट होती है। तो इसको सॉल्व करने के लिए एल हॉपिटल भाई ने क्या बताया, उसने यही बताया कि यार आप कुछ मत करो, आप इसका भी टेंजेंट फाइंड करो उस पॉइंट पे और इसका भी टेंजेंट फाइंड करो उस पॉइंट पे। अगर दोनों का टेंजेंट जीरो आ जाता है उसी पॉइंट पर तो मतलब भाई साहब इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, या फिर इन्फिनिटी बाय इन्फिनिटी आ जाता है। ठीक है, तो ऐसे करके हमने ये निकाल लिया। मतलब क्या हुआ कि हमको एल हॉपिटल कैसे यूज करना है, ऊपर वाले फंक्शन और नीचे वाले फंक्शन को अलग अलग डिफरेंशिएट कर देते हैं और बस जो भी आंसर आएगा आपका उसके बाद आप उसमें वैल्यू पुट कर लेना। ठीक है, तो ये हुआ। इसको मैं यहाँ पे करके दिखा देता हूँ। जैसे देखो हमारे पास फंक्शन क्या था, लिमिट x टेंड्स टू 0। एक ही एग्जांपल दूंगा, उसके बाद सीधा तब पढ़ेंगे इसको जब हम एल हॉपिटल दोबारा पढ़ेंगे, जब हम डिफरेंशिएशन अच्छे से सीख जाएंगे। ठीक है, तो ये मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे एल हॉपिटल की वजह से मैं क्या करूंगा, इसको डिफरेंशिएट करूंगा, इसको भी डिफरेंशिएट करूंगा। तो मैं बता देता हूँ आपको फिलहाल कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स जो होता है वो पॉजिटिव कॉस एक्स होता है। ठीक है, और अपना x का जो डिफरेंशिएशन होगा, मैंने अभी भी बताया अभी कि x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो वो 1 आ जाएगा। ओके, तो इससे देखो क्या हुआ, ये 1 है। ठीक है, ये क्या हुआ, साइन साइन का हमारे पास हो गया cos x और यहाँ पर हमारे पास हो गया 1। ओके, तो अब क्या होगा आगे, अब हम यहाँ पे जो हमने लिमिट ले रखी थी, जो x हमारी लिमिट थी, अब हम उसको पुट करके देखते हैं, क्या पता इंडिटर्मिनेंट फॉर्म दोबारा बन जाए। अगर दोबारा बन गई तो आप फिर से वही चीज करोगे, डिफरेंशिएट करो भाई दोनों को। अगर नहीं बनती है तो अच्छी बात है। ठीक है, वही आंसर होगा इसका। तो यहाँ पर हम मैं पुट कर देता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू पुट कर देते हैं। यहाँ पे तो x है ही नहीं, बट फिर भी वैल्यू पुट करेंगे, मतलब वैल्यू तो है ही नहीं तो पुट ही नहीं कर सकते बेसिकली। तो cos 0/1 है ना, तो इसका cos 0 का वैल्यू कितना होता है, अभी बताया था, cos 0 का वैल्यू होता है 1, तो ये हो गया 1/1 विच मीन्स 1। तो इट मीन्स लिमिट x टेंड्स टू 0 अकॉर्डिंग टू एल हॉपिटल विल गिव्स अस sin x/x इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो ऐसे करके हमने एल हॉपिटल को डिराइव करा। ठीक है, और साइंटिस्ट ने कैसे बातें करी वो हमने बताया। ओके, अब आगे बढ़ते हैं कंटिन्यूटी पे। आई थिंक अभी तक की चीजें क्लियर होगी। हम इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करेंगे, ठीक है, बाद में जब हम डिफरेंशिएशन पूरा अच्छे से पढ़ लेंगे और फिर क्वेश्चंस देखेंगे। ठीक है, मजेदार मजेदार ऐसे लिमिट्स के। अभी तो बहुत सिंपल क्वेश्चन था, हमने ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स, ए की पावर एक्स माइनस 1/x ऐसी चीजें देखेंगे। ठीक है, फिलहाल इतना ही आपके लिए सफिशिएंट रहेगा। आगे बढ़े। यस सर, ओके, व्हाट अबाउट एवरीवन भाई, लिख तो सकते हो यार, बोल नहीं सकते तो कम ऑन। ठीक है, यस सर, ओके, ठीक है। ठीक है, अब यस सर, थैंक यू। ठीक है, चलो अब आगे बढ़ते हैं। अब कंटिन्यूटी की बात करते हैं। ठीक है, एक फंक्शन कंटिन्यूअस कब होता है, कंटिन्यूटी मींस कि कोई भी फंक्शन कंटिन्यूअस होगा। गेट लगा। ठीक है, तो कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, इस फंक्शन को जरा ध्यान से देखो। ठीक है, ये मैंने एक कर्व बनाया, फिर से वही एसिमेट्रिक और इररेगुलर कर्व। अब इसमें क्या करता हूं मैं, इस पोर्शन को जरा ध्यान से देखना। ठीक है, इस पोर्शन को, इस पोर्शन को मैं उठाता हूँ। ठीक है, और अब मैं चेक करता हूँ कि कैसे मैं कंटिन्यूअस दिखा सकता हूँ। इसको मैं और बड़ा करके दिखा रहा हूँ आपको। ठीक है, ये हमारे पास कुछ ऐसा कर्व बन गया है ना, देखने से समझ में आ रहा होगा कि ये एक ऐसा कर्व है, ऐसा सेम टू सेम, बस थोड़ा सा बड़ा कर दिया है। अब एक काम करते हैं, एक पॉइंट पर, ठीक है, x इज इक्वल टू ए पॉइंट मान लेते हैं, यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो गई, a हो गई। यहाँ पे क्या पॉइंट है, x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, और उसका कोऑर्डिनेट क्या होगा, a,0 होगा, क्योंकि y यहाँ पर 0 है। ठीक है, तो इस पॉइंट पर आप जरा एक चीज अच्छे से देख के बताओ, आपको ये सुंदर सा लग रहा है ना कर्व, मतलब लग रहा है ना सुंदर, कहीं से आपको टूटा फूटा नहीं लग रहा होगा, कहीं से अजीब सा नहीं लग रहा, सिंपल स्मूथ कर्व है ना। बस यही डेफिनेशन है कंटिन्यूअस फंक्शन की। ठीक है, एक सिंपल स्मूथ कर्व अगर आपको दिख रहा है एक पर्टिकुलर पॉइंट पर, ठीक है, तो वो कर्व हमारा क्या हो जाता है, एक कंटिन्यूअस कर्व हो जाता है, कंटिन्यूअस। ओके, अब इसकी और एक डेफिनेशन देखो कंटिन्यूअस फंक्शन की।
कि यार यहाँ पे कंटिन्यूअस फंक्शन में मतलब ये बताता है कि इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, इस पॉइंट की अगर मैं बात करूं x इज इक्वल टू ए पॉइंट की, तो अब इसको जरा हम जब बड़ा करके देखते हैं ना, बहुत बड़ा कर दिया मान लो मैंने, ये अभी ये सिर्फ मेरे को ऐसे करके दिख रहा है, सिर्फ इतना से दिख रहा है, बहुत बड़ा करके देख लिया। यहाँ पर मुझे अभी पता है कि ये x इज इक्वल टू ए पॉइंट है, ठीक है, और इसके जो ठीक राइट में पॉइंट है और इसके जो ठीक लेफ्ट में पॉइंट है, बहुत बेसिक बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना, इसके जो ठीक राइट में और लेफ्ट में पॉइंट है, ये दो पॉइंट है, इसको मैं बोलूंगा, अभी बताता हूँ क्या बोलेंगे, ठीक है, ये दो पॉइंट आ गए मेरे पास, ठीक है, एक ये वाला पॉइंट और एक ये वाला पॉइंट, ये क्या हो गया, इसको मैं बोल सकता हूँ, मान लो ये हो सकता है मतलब ए से थोड़ा सा छोटा, ऐसा बोल देते हैं इसको, स्मॉलर देन ए, है ना, बट बहुत ही माइन्यूट चेंज होगा, लगभग एक्स ए के इक्वल ही होगा एक्स, ठीक है, इतना ज्यादा बड़ा इसलिए किया जिससे कि हम बहुत छोटी छोटी वैल्यू ले पाए, ओके, तो और यहाँ पर क्या होगा, ये होगा एक्स से बड़ा पॉइंट, बट फिर मैं बोल रहा हूँ ये बिल्कुल उसके बहुत ज्यादा सिमिलर होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे पॉइंट है हमारा एक्स इज इक्वल टू 1, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट हम ऐसा लेंगे कि ये हो जाएगा आपका एक्स इज इक्वल टू 0.999999, ठीक है, और ये वाला पॉइंट क्या होगा, ये वाला पॉइंट हो जाएगा आपका 1.00000001, इतना ज्यादा हम माइन्यूट चेंज ले रहे हैं। तो बेसिकली देखा क्या गया, कंटिन्यूअस होने के लिए, एक फंक्शन को कंटिन्यूअस होने के लिए तीनों पॉइंट पर x इज इक्वल टू ए, x इज ग्रेटर देन ए और x इज स्मॉलर देन ए, तीनों पॉइंट पर अगर ये वैल्यू बिल्कुल लगभग सेम ही आती है, अगर वैल्यू लगभग सेम ही आती है, तो इसका मतलब ये है कि यार कि इसके बीच में कहीं भी फंक्शन टूटा नहीं है हमारा, है ना, अगर भाई कोई फंक्शन है और मान लो मैं उसके 3 पॉइंट ले रहा हूँ, ठीक है, और इन तीनों की वैल्यू लगभग बिल्कुल सेम ही आ रही है, इसका मतलब क्या है कि वो फंक्शन बीच में से कहीं से भी ब्रेक नहीं हुआ है, टूटा नहीं है, ओके, तो वो फंक्शन कैसा हो गया, कंटिन्यूअस हो गया, ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अब इसको मैथमेटिकल लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं वो देखते हैं, ठीक है, तो कंटिन्यूअस होने के लिए किसी भी फंक्शन को क्या बोलते हैं, हम ये बोलेंगे कि वो फंक्शन को एफ ए, क्या मतलब हुआ कि हमारी वैल्यू फंक्शन की वैल्यू, फंक्शन अगर एफ एक्स है तो फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर जो होगी वो सेम होगी फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर जब हम एक्स थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ए से, और फंक्शन की वैल्यू ए पॉइंट पर जब हम एक्स की वैल्यू थोड़ी सी छोटी लेते हैं ए से, ठीक है, तो ये मैं लिखना चाह रहा हूं यहाँ पे कि ये तीनों वैल्यूज की बराबर होनी चाहिए जब फंक्शन हमारा कैसा हो, ए का वैल्यू, फंक्शन ए का वैल्यू व्हेन x इज इक्वल टू ए, व्हेन x इज स्मॉलर देन ए, व्हेन x इज ग्रेटर देन ए, और आपने अभी देखा कि मैंने यहाँ पे x इज इक्वल टू ए पॉइंट लिया था, ठीक है, उसके लेफ्ट और राइट पॉइंट लिया था, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये हो गई हमारी लिमिट, ठीक है, और इसको हम एक चीज और बोलते हैं, एक सेकंड रुकना, हाँ, इसको हम और बोलते हैं फंक्शनल वैल्यू, मतलब x इज इक्वल टू ए जो है वो है हमारी फंक्शनल वैल्यू, ओके, और ये हो गया हमारा लेफ्ट हैंड साइड, क्योंकि हमने स्मॉलर देन ए लिया है तो ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके, एल एच एल, ओके, एंड देन ये हो गया हमारे पास एक्स इज ग्रेटर देन 0 यानी कि थोड़ा सा बड़ा है और वैल्यू के राइट हैंड साइड पर है, तो इसलिए हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट, जिसको हम बोलते हैं आर एच एल, ओके, तो ऐसे हमें क्या करना है, कंटिन्यूअस होने के लिए फंक्शन को हमें तीन वैल्यूज को चेक करना है और वो वैल्यू की जो मतलब जो भी वैल्यू है वो सेम आनी चाहिए। अच्छा, एक कंडीशन हो रहा है यहाँ पे कि फाइनाइट आनी चाहिए, ओके, अभी और इसको एलाबोरेट कर देंगे, फाइनाइट का मतलब आप समझ ही गए होंगे कि वैल्यू जो है हमारी वो फाइनाइट रहेगी, मतलब वो वैल्यू जीरो भी हो सकती है, ठीक है, वो वैल्यू जीरो भी हो सकती है, फाइनाइट में तो वो भी आता है ना, -1 -2 2 3 4 ये सब चीजें हो सकती हैं, ओके, तो ये था हमारा कंटिन्यूटी का, ठीक है ना, इसको और अच्छे से लिख लेते हैं, जैसे कि लिमिट है ना, LIM लिमिट, या फिर LT भी यूज करते हैं इसकी जगह, लिमिट LHL के लिए मतलब x इज a माइनस का मतलब समझ जाओ कि वो लेफ्ट हैंड साइड है, a से थोड़ी सी वैल्यू घटा दी गई है, बहुत माइन्यूट चेंज करा गया है, ठीक है, इसको मैं fx लिख देता हूँ, इट विल बी इक्वल टू लिमिट x a प्लस, ये क्या था, LHL था, ये क्या है, RHL है, प्लस का मतलब समझ गए हो कि इसमें बहुत ज्यादा माइन्यूट वैल्यू को प्लस करा गया है, ओके, ये आ गया फंक्शन, और इधर क्या आ गया हमारे पास, f ऑफ a, यानी कि फंक्शनल वैल्यू जो मैंने अभी बताया, फंक्शनल वैल्यू, तो ये हमारी हो गई कंटिन्यूटी, तो ये हम इसलिए हम डिफाइन करते हैं, कंटिन्यूटी हमारी ऐसे डिफाइंड होती है मैथमेटिकली और ऐसे डिफाइंड होती है ग्राफिकली, ठीक है, क्लियर हुआ, बताओ भाई कम ऑन भाई, क्लियर नहीं हुआ गया यार, हाँ शाबाश, फटाफट लिखो, ओके,
सोनम को क्लियर है बस आई थिंक, और किसी को क्लियर नहीं है। यस सर, ओके ओके सही है, ठीक है। तो चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम ये बताएंगे कि भाई कैसे कैसे फंक्शन, जैसे अभी तो हमने सिर्फ एक फंक्शन देखा भाई कि ऐसे लिख दिया हमने sin x, कुछ भी हमने फंक्शन मान लिया fx। अब ये fx तो कुछ भी हो सकता है ना, मतलब इसकी वैल्यू क्या क्या हो सकती है, ये कोई एक्सपोनेंशियल फंक्शन हो सकता है, ये कोई लॉगरिथमिक फंक्शन हो सकता है ना, कोई भी बेस a के साथ, ये कोई ट्रिग्नोमेट्रिक या ये कोई इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो सकता है, या मे बी ये पॉलिनोमियल हो, है ना, बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0, कुछ भी हो सकता है, या कोई लाइन हो जाएगी y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, मे बी ये मॉडुलस में भी हो सकता है। तो भाई अब हम पॉइंट लिखेंगे जो डिफाइन करते हैं कि हमारे फंक्शंस कैसे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो चलो ये लिखते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, ठीक है। स्टैंडर्ड पॉइंट्स रिलेटेड कंटिन्यूटी, ठीक है। तो पहला पॉइंट हमारा क्या है, पहला पॉइंट हमारा ये आ जाएगा, देखो कि एवरी कांस्टेंट फंक्शन इज कंटिन्यूअस, ओके। मतलब कांस्टेंट फंक्शन का मतलब क्या मतलब हो गया यार, कि जैसे मान लो y इज इक्वल टू a आ गया, है ना, या y इज इक्वल टू 2 आ गया, x इज इक्वल टू 1 आ गया, ये सब कांस्टेंट फंक्शन ही तो होते हैं। y इज इक्वल टू 2 मतलब 1 2, y का वैल्यू 2 यहाँ पे, तो x की सारी वैल्यूज के लिए y इज इक्वल टू 2 ही रहेगा हमेशा, और ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक जाएगा। अब आप मान लो कोई एक पॉइंट पकड़ लेते हो, ठीक है, इस पॉइंट पर हम बोल रहे हैं कि भाई हमारे x की वैल्यू 3 है, तो मुझे बताओ कि यहाँ पर वैल्यू और यहाँ पर वैल्यू चेक करके बताओ कि कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो जाहिर सी बात है ये कहीं ब्रेक हो ही नहीं रहा है, तो इसलिए कंटिन्यूस है, ओके। तो ये चीज हो गई। सेकंड, एवरी polynomial is also continuous, ठीक है, हम डॉट लगा दे रहे हैं यहाँ पे। पॉलिनोमियल फंक्शन कौन से होते हैं भाई, पॉलिनोमियल फंक्शन वो होते हैं, देखो यहाँ पे अगर मैं बात करूं y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 की, इसमें जो हमारी x है उसकी पावर है 1, इसलिए यहाँ पर x है। अगर मान लो यहाँ पे पावर आ जाती मोर देन 1, है ना, पॉलिनोमियल मीन्स मोर देन 1, ठीक है, किसकी पावर, पावर ऑफ x, ठीक है। जब मोर देन 1 हो जाती है तो हम उसको पॉलिनोमियल का नाम दे देते हैं, पॉली यानी कि मोर देन 1, ऐसे समझो 2, ठीक है। तो यहाँ पॉलिनोमियल फंक्शन आ गए, यहाँ पे क्यूबिक फंक्शन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे x की पावर 5 या कुछ भी 100, तो ये सब हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन में आते हैं। और ये लोग ये बताते हैं कि हमारे पॉलिनोमियल फंक्शन जिनका ग्राफ कुछ ऐसा 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 या फिर ऐसा होता है ना, वो सारे फंक्शन हमारे कंटिन्यूअस होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा तीसरा देखते हैं पॉइंट, तीसरा पॉइंट ये है कि साइन एक्स कॉस एक्स आर कंटिन्यूअस, ओके, कंटिन्यूअस फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। ये कह रहे हैं कि हमारे जो साइन एक्स है और कॉस एक्स है वो कंटिन्यूअस रहते हैं फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स। देखो फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स लिखने का एक और तरीका हम पे, फॉर ऑल, क्या मतलब है इसका, फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल एक्स, ठीक है। उसके बाद अगला देखते हैं, इफ एफ एक्स या फिर जी एक्स आर कंटिन्यूअस, है ना, अगर मान लो दो फंक्शन कोई भी कंटिन्यूअस हैं, एफ एक्स और जी एक्स कोई भी कंटिन्यूअस फंक्शंस हैं दो, ठीक है, तो क्या होगा, इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं, देन फर्स्ट फंक्शन ये हो गया, फर्स्ट प्रॉपर्टी ये होगी कि एफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स जो होंगे वो भी कंटिन्यूअस होंगे, ठीक है। अच्छा एफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स वो भी कंटिन्यूअस होंगे, और एफ एक्स मल्टीप्लाई बाय जी ऑफ एक्स अल्सो, अरे यार आर अल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है, ये भी हमारे कंटिन्यूअस फंक्शंस में आ जाएंगे, ओके। नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट में ये हुआ कि भाई मान लो फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन जी ऑफ एक्स है, दोनों हम फंक्शन को डिवाइड कर दें, जब दोनों कंटिन्यूअस हैं और इनको डिवाइड कर दें तो क्या हो, ठीक है, तो ये भी हमारे कंटिन्यूअस होंगे, बट कंडीशन ये लगेगी कि हमारा जी ऑफ एक्स जो है वो जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि यार अगर ये जीरो हो गया तो समथिंग अपॉन जीरो इज इन्फिनिटी बन जाएगा ये, ओके। तो ये कंडीशन है कि ओनली व्हेन, इफ एंड ओनली इफ जी ऑफ एक्स मस्ट नॉट बी इक्वल टू जीरो, ओके। नेक्स्ट आ गई फिफ्थ प्रॉपर्टी, इफ एफ एक्स इज कंटिन्यूअस, ओके, देन 1 अपॉन एफ एक्स, मतलब इसका रेसिप्रोकल भी कंटिन्यूअस होगा, आल्सो कंटिन्यूअस, ओके। अच्छा अब नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट में ये लिखा है कि इफ एफ ऑफ जी, मतलब यार इसको अब समझाना थोड़ा सा मुश्किल है, मैं फिलहाल यहाँ पे लिख देता हूँ
अभी बताता हूँ, ठीक है, कैसे होता है एफ ऑफ जी, ठीक है। इफ एफ ऑफ जी इज डिफाइंड एट सी एंड एफ ऑफ जी इज कंटिन्यूअस, मतलब ये कह रहे हैं कि किसी पॉइंट पर अगर मान लो हम इसको डिफाइन कर पा रहे हैं, इसकी कोई वैल्यू लिख पा रहे हैं, कोई वैल्यू फाइंड होके आ रही है और वो पॉइंट मान लो सी है, तो ये बोल रहे हैं कि एफ ऑफ जी अगर और कंटिन्यूअस है, मतलब मान लो ठीक है डिफाइन कर दिया, ठीक है, समझ में आता है कि उसकी एक वैल्यू है, और ये भी बता रहे हैं कि एफ ऑफ जी कंटिन्यूअस है, ठीक है, तो क्या बोलेंगे, देन जी ऑफ एफ इज ऑल्सो कंटिन्यूअस, ठीक है। अब जी ऑफ एफ और एफ ऑफ जी है क्या, ये देख लेते हैं फटाफट, ठीक है। देखो जैसे मान लो कोई भी फंक्शन है एक्स स्क्वायर और कोई भी दूसरा फंक्शन है एक्स प्लस वन, ठीक है, तो एफ ऑफ जी का क्या मतलब है कि एफ के अंदर जहां पे मैं एक्स था वहां पे मैं फंक्शन को डाल दूंगा, किसको, जी को। तो जरा ध्यान से देखते हैं इस फंक्शन में जहां पर एक्स था उसकी जगह मैं यहाँ पे पूरा फंक्शन ये डाल दूंगा, इट मीन्स एक्स की जगह पे एक्स प्लस वन आ जाएगा, मतलब ये क्या हुआ, फंक्शन था मेरा एक्स स्क्वायर, अब इसकी जगह मैं क्या डालूंगा, एक्स प्लस वन का स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा एफ ऑफ जी, ठीक। इसका उल्टा क्या होगा, जी ऑफ एफ, जी ऑफ एफ में क्या होगा भाई, जी के फंक्शन में जहां पर मेरा x होना चाहिए था वहां पे मैंने एफ एक्स डाल दिया है, मतलब x प्लस वन था, बट यहाँ पे जो x है इसकी जगह मैं क्या डालूंगा, एक्स स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो ये हमारे पास दो फंक्शन हो गए, एफ ऑफ जी और जी ऑफ एक्स। तो ये यही बता रहे हैं कि अगर एफ ऑफ जी, मान लो लिमिट यहाँ पे लगा दी मैंने कि भाई एक्स इज इक्वल टू जीरो, एक्स इज इक्वल टू जीरो पर इसकी वैल्यू वन है ना, और ये बोल रहे हैं इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स इज इक्वल टू जीरो पर, यानी कि एक्स इज इक्वल टू सी पर, ये फॉग फॉग बोलते हैं इसे वैसे, ठीक है, इसको गॉफ बोलते हैं, तो एफ ऑफ जी जो है हमारा वो एग्जिस्ट करता है, ठीक है, डिफाइंड है, एक डिफाइंड फंक्शन है, और ये फंक्शन कंटिन्यूअस भी है, क्योंकि भाई आपको मालूम है एफ वाई ये जो हमारा फंक्शन आ रहा है ये वैल्यू वन दे रहा है, वन इज अ कांस्टेंट, कांस्टेंट फंक्शन कैसे होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं, है ना। तो अगर ऐसा केस है और ये डिफाइंड हो रहा है एक्स इज इक्वल टू सी पर और कंटिन्यूअस भी है, तो उसका मतलब ये है ऑटोमेटिकली ऑटोमेटिकली हमारे पास ये वाला फंक्शन भी कंटिन्यूअस होगा, ठीक है, नो नीड टू डिफाइन अनदर फंक्शन। क्लियर हो गया, आगे बढ़ जाएं। अब डिफरेंशिएबिलिटी की बात पढ़ते हैं, बोलो भाई फटाफट, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सबको, वरना आगे नहीं बढ़ेंगे हम, यही झगड़ा तो होगा आज, ठीक है, यस, ओके, बाकी ओके, गुड़िया मैम अरे देर, ठीक है, जी सर सही है, ठीक है। तो अब आगे बढ़ते हैं, डिफरेंशिएबिलिटी, ये हो गई कंटिन्यूअस की बात, ठीक है। अब देखो मैं बता देता हूँ आपको, कंटिन्यूअस फंक्शन और डिफरेंशिएबल अभी पढ़ा नहीं है डिफरेंशिएबिलिटी, बट फिर भी बता रहा हूँ कि डिफरेंशिएबिलिटी जब फंक्शन की आ जाती है, ठीक है, और कंटिन्यूअस भी होता है फंक्शन, मान लो दोनों चीजें हमको चेक करनी है, तो उसके लिए हम मीन वैल्यू थ्योरम्स का यूज करते हैं, जो मैंने अभी यहाँ पे इंट्रोड्यूस की थी, है ना, तीन मीन वैल्यू थ्योरम, एक रॉलेज, लेग्रांज और कॉची, ये तीनों मीन वैल्यू थ्योरम है जो कि बताती हैं फंक्शन कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में, ओके, कि वो मतलब कैसा कंटिन्यूअस होगा, कैसा डिफरेंशिएबल होगा कि नहीं होगा, ये सब बताती हैं। तो आई होप सो कि आज ही कवर हो जाए, ठीक है। तो डिफरेंशिएबिलिटी पर जाते हैं, ये हो गया, ठीक है, बीलिटी स्पेलिंग देख लेना बाद में, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है डिफरेंशिएबिलिटी, देखो कब चेक करते हैं और कैसे चेक करते हैं और होता क्या है, क्या हुआ कि हमने मतलब एक ऐसी फंक्शन लिख दिया, ठीक है, कुछ भी कि भाई एक्स की पावर ई एक्स है प्लस वन प्लस लॉग ई एक्स, बहुत लंबा सा एक फंक्शन लिख के डाल दिया। अब बंदे ने पूछा कि यार क्या तू इस फंक्शन को डिफरेंशिएट कर सकता है, अब मैं सोच में पड़ गया, मैंने यार ऐसे कैसे बता, तू डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा, है ना भाई, तो इसको तो पूरा डिफरेंशिएट करके देखना पड़ेगा। तो उसने कहा नहीं ऐसा नहीं है यार, पूरा डिफरेंशिएट करने में तो बहुत टाइम निकाल देगा तू, है ना भाई। तो पूरा डिफरेंशिएट ना करके एक और तरीका है जिससे हम इसकी डिफरेंशिएबिलिटी को, यानी कि डिफरेंशिएशन हो सकता है कि नहीं हो सकता ये चीज बता सकते हैं, उसका जो मेथड है वो है हमारा टेंजेंट। फिर से एक बार, टेंजेंट इज बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन मैथमेटिकल बैकग्राउंड, किसी भी जगह पे जाओगे भाई टेंजेंट जरूर दिखेगा, ठीक है, एक बार को नॉर्मल ना आए बट हाँ टेंजेंट जरूर आएगा। तो उसने बोला कि तू एक काम कर, इस पूरे फंक्शन को डिफरेंशिएट मत कर, बस एक बार इसका टेंजेंट फाइंड कर ले कि हाँ इसका टेंजेंट निकलता है कि नहीं निकलता। मैंने कहा यार टेंजेंट करने के लिए भी तो डिफरेंशिएट करेंगे, अभी देखा नहीं तूने लाइन के साथ कैसे किया, यहाँ पे लाइन थी उसको टेंजेंट निकालने के लिए डिफरेंशिएट करना पड़ गया, अब बता कैसे करना है फिर। तो उसने बोला कि एक काम करना, एक लाइन थी तेरे पास अभी y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, है ना,
ये था हमारे पास जब हमें सिर्फ एक पॉइंट पता है, एक्स और वाई। ये थी हमारी लाइन की 1 पॉइंट फॉर्म बोलते हैं इसे, ठीक है, 1 पॉइंट फॉर्म। अब 2 पॉइंट फॉर्म कैसी होती है लाइन की वो देखो, ठीक है। 2 पॉइंट फॉर्म होती है इसकी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m, यानी कि स्लोप हमारा यही वाला, उसके बाद x2 माइनस x1, ठीक है। क्या हो गई हमारी ये 2 पॉइंट फॉर्म, 2 पॉइंट फॉर्म, ठीक है। इससे हम मेन वैल्यू थ्योरम को हम डिफाइन करने जा रहे हैं, तो ध्यान से देखना। तो ये थी y2 माइनस y1 इज इक्वल टू m टाइम्स x2 माइनस x1, और m क्या है, स्लोप है। तो इसने बोला कि तेरे को डिफरेंशिएशन करने की जरूरत ही नहीं है, दो वैल्यूज ले, यानी कि y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 इज इक्वल टू m। लो, आ गया dy ओवर dx। अभी बताया था कि इसका dy ओवर dx ऐसे ही तो होता है, m का वैल्यू क्या होता है, dy ओवर dx होता है, और इसका वैल्यू tan थीटा होता है ना, और इसे हम स्लोप कहते हैं, और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। तो ऐसे करके इन्होंने बताया कि यार एक काम करो, तुम एक पॉइंट से क्यों कर रहे हो जब तुम ज्यादा पॉइंट ले सकते हो किसी भी ग्राफ में, तो मैंने ऐसा बताया। हमने कहा यार बात तो ठीक है ना। तो फिर उसके लिए हमने एक चीज डिफाइन करी। अब एक बात बताओ, हम ऐसे लिखते हैं कभी कभी कि फंक्शन का वैल्यू मान लो ये एक्स स्क्वायर है ना, एफ एक्स। और मैंने उस दिन गेट एंड पुट वैल्यू मेथड वाले में बताया था कि जब भी हम एक्स का वैल्यूज और वाई का वैल्यू प्लॉट करते हैं, जैसे मान लो मैंने एक्स का वैल्यू 1 लिया, ओके, और फंक्शन में डाला, जब इस फंक्शन में मैंने एक्स का वैल्यू डाला तो मुझे क्या मिला, 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। एक्स का वैल्यू 1 डालने पे वैल्यू किसकी मिल रही है, फंक्शन की थोड़ी ना मिल रही है, हमें मिल रही है वाई का वैल्यू। ओके, ध्यान से, y की वैल्यू मिल रही है। फंक्शन क्या है, नथिंग बट द वैल्यू ऑफ y। ओके, इट मींस हम क्या करते हैं, x का वैल्यू डाल के हमेशा हम y का वैल्यू लेते हैं। अगर मैं 2 डाल दूं तो 4 मिलेगा, 3 डाल दूं तो 9 मिलेगा। तो ये क्या हो रहा है, हमारे पास ये वैल्यूज आ रही हैं डिफरेंट डिफरेंट। तो उन्होंने बस यही बोला कि एक्चुअल में तेरे को 2 y की वैल्यूज लेनी है, 2 y की वैल्यूज फाइंड करनी है, उसके बाद यहाँ पे रखना है डिफाइन में, नीचे क्या करना है, 2x की वैल्यू को माइनस करना है। ओके, और इससे हमारा ये बना फॉर्मूला कि भाई जो हमारा y2 है और y1 है, x2 माइनस x1, these are nothing but the functions, है ना, फंक्शन 2 माइनस फंक्शन ऑफ 1। और क्या है, बस ये डिफरेंट वैल्यूज पर है, ठीक है, ये डिफरेंट वैल्यू पर होगा, ये डिफरेंट वैल्यू पर होगा, ऐसी x2 माइनस x1 एज इट इज है। और यही हमारी मेन वैल्यू थ्योरम है, ठीक है। तो वो ये बोलते हैं कि अगर किसी भी चीज का, मैंने अभी बताया था कि वो भैया बोल के गए थे कि यार तू पूरे इसको डिफरेंशिएट मत कर, बस तू टेंजेंट फाइंड कर दे। अगर तेरा टेंजेंट का वैल्यू एक फाइनाइट आ जाता है, फाइनाइट का मतलब 0 से लेके भाई माइनस मतलब इन्फिनिटी तक ठीक है, बट इनफाइनाइट इज इनफाइनाइट वैल्यू, है ना। तो हमें एक फाइनाइट वैल्यू चाहिए, 2 चाहिए, 3 चाहिए, -1 चाहिए, -3 चाहिए, ऐसी वैल्यूज चाहिए। तो अगर हमको एक स्लोप मिल जाता है, स्लोप मालूम है ना आपको कि एक हमारे पास कोई भी कर्व है तो स्लोप क्या है, टेंजेंट क्या है, ये है, यही हमारा dy ओवर dx है किसी भी एक पॉइंट पर। ओके, तो ये चीज हो गई। अब भाई हमने ये चीज कर दी, अब हमको क्या चाहिए, हमको 2 वैल्यू चाहिए, इसकी 2 फंक्शंस की वैल्यू चाहिए और 2x की वैल्यू चाहिए, माइनस कर देंगे, टेंजेंट निकल जाएगा। अगर टेंजेंट फाइनाइट आया तो हाँ भाई वो डिफरेंशिएबल है, अगर टेंजेंट फाइनाइट नहीं आया, कुछ इनफाइनाइट वैल्यू आई है, नॉन डिटर्मिनेंट वैल्यू आई, इनडिटर्मिनेंट, तो भाई साहब समझ लेंगे कि हाँ वो डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, तो इस हम स्लोप, ये जो कि हमारे पास m है, इसको हम ये भी बोलते हैं dy ओवर dx, या फिर हम इसको, क्योंकि अगर देखो ये जो d यूज होता है, d यूज होता है हमारे स्मॉल चेंजेस के लिए, स्मॉल चेंजेस इन y डायरेक्शन, इन x डायरेक्शन, बोथ में, y डायरेक्शन में भी स्मॉल चेंज और x डायरेक्शन में भी स्मॉल चेंज, तो इसलिए हम d यूज करते हैं। बट अगर लार्ज चेंज आ गया, जैसे मान लो भाई कि 100 में से 1 माइनस कर रहे हैं, तो ये बहुत लार्ज चेंज है, इसके लिए हम डेल्टा यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, डेल्टा, ये वाला, ठीक है, ये भी डेल्टा ही है, इसको भी डेल्टा ही बोलते हैं, डेल्टा ऑफ y अपॉन डेल्टा ऑफ x। इनसे भी एक और छोटा होता है, ठीक है, ये होता है डो, इसको हम डो बोलते हैं, डेल्टा नहीं बोलते, ठीक है। ये हमारा डेल्टा आ सकता है डो ऑफ y अपॉन डो ऑफ x, ये तीनों की वैल्यू सेम बैठेगा। ओके, यहाँ पर बस डिफरेंशिएशन में जब हम आते हैं तो इनका वैल्यू थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। ओके, तो ये है चेंज, ये है स्मॉल चेंज, ये है वेरी स्मॉल चेंज। तो ये चीज है, तो हमको बस चेंज निकालना है, किसी को कुछ डिफरेंशिएट ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये करना है। तो इन्होंने क्या बोला, इन्होंने ये बोला कि किसी भी एक वैल्यू पर x की, है ना, किसी भी एक वैल्यू पर आप क्या करो, एफ एक्स फाइंड करो। एफ एक्स मतलब कोई भी हमारे पास एक एक्स का वैल्यू होगा, उसके बाद एक एफ का वैल्यू ए मान लो, 2 वैल्यूज हो गई एक्स की। इसका वैल्यू जब मैं इसमें रखूंगा, जैसे मान लो मैंने यहाँ पे 2 रखा था तो मुझे y का वैल्यू 2 मिल गया, यहाँ पे मैंने 1 रखा तो x का वैल्यू 1 मिल गया, है ना। तो x की 2 वैल्यू पे, एक x की वैल्यू x हो गई, एक x की वैल्यू a हो गई, तो नीचे क्या आएगा, एक x का वैल्यू x और एक x का वैल्यू a, बस सिंपल, यही हमारा मेन वैल्यू थ्योरम है। ये बोल रहे कि अगर आप ऐसा करते हो और आपको एक फाइनाइट वैल्यू मिल जाता है तो इट मींस डिफरेंशिएबिलिटी टेस्ट इज पास्ड एंड डिफरेंशिएबिलिटी इज एग्जिस्टिंग।
ठीक है, तो ये चीज हो गई। तो इसको हम क्या बोलते हैं, बेसिकली ये हम स्लोप निकाल रहे हैं किसी भी चीज का। ओके, तो स्टेटमेंट क्या लिख सकते हैं हम इसका, स्टेटमेंट लिख सकते हैं इफ स्लोप एग्जिस्ट एट finitary the function, okay, at finitary the function is differentiable at that point। ठीक है ना, मतलब अगर किसी भी पॉइंट पे हम किसी चीज का टेंजेंट या स्लोप फाइंड कर देते हैं, इसका मतलब ये है, और वो वैल्यू फाइनाइट आती है, तो इसका मतलब ये है कि हाँ भाई इस पॉइंट पर ये फंक्शन डिफरेंशिएबल होगा। अब इसके लिए भी वही जैसे कंटिन्यूअस किया था हमने, हम एक वैल्यू पे नहीं मानते, हमने को सोचा कि यार नहीं और प्रिसाइज वैल्यू लेंगे, तो हम क्या करते हैं, एक एक्स का वैल्यू ए रखते हैं और फिर उसके बाद इसका इधर भी चेक करते हैं और इधर भी चेक करते हैं। कैसे, स्मॉलर देन ए और ग्रेटर देन ए में। ये क्या है, एल एच एल, अरे रे रे रे, एल एच एल, ये है हमारा फंक्शनल वैल्यू और ये है हमारा आर एच एल। तीनों को चेक करेंगे और वैल्यू अगर फाइनाइट आई है ना तो हमारा काम बन जाएगा। तो इसके लिए फंक्शन क्या लिखा है, फंक्शन ये लिखा गया दैट इज, आई का मतलब दैट इज एल एच एल लिमिट, लिमिट या एल आई एम जो भी लिखना चाहो, एक्स टेंस टू माइनस ए मतलब एक्स में से थोड़ी सी वैल्यू घटा दी गई है ए में से, ये आ गया एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए अपॉन एक्स माइनस ए। ठीक है, ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी के लिए। और ये आ गया हमारे पास एक्स इज ए प्लस आर एच एल, इसकी भी कोई वैल्यू आ गई, मान लो हमारे पास कैपिटल ए आ गई। ठीक है, सेम चीज इसके साथ किया, ओके, वैल्यू बी आ गया हमारा, और फिर हमने क्या किया, एट द एंड हमने फंक्शनल वैल्यू को फाइंड किया और ये हमारा मान लो सी आ जाता है कुछ। तो अगर ये तीनों वैल्यूज डिफरेंट है तो इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल नहीं है। ओके, ये तो वैल्यू तो फाइनाइट आई तीनों में, बट ये डिफरेंट है, डिफरेंट भी नहीं आनी चाहिए, इक्वल आनी चाहिए भाई। तो इसलिए हम ऐसा मान के चलते हैं, मान लो इसके पास आ गया कुछ वैल्यू कैपिटल एक्स, इस पे भी आ गया कैपिटल एक्स, इस पे भी आ गया कैपिटल एक्स, तो इस केस में ये हमारा डिफरेंशिएबल होगा और इस केस में नॉन डिफरेंशिएबल। ओके, तो ऐसी चीज होती है। आई होप इसका एक एग्जांपल है मेरे पास। ठीक है, अभी बताऊंगा, उससे पहले कुछ और चीजें बतानी है। पहले चलो एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले बताओ भाई, इतना समझ में आ गया कैसे चीजें प्रोसीड हुई हैं, कैसे हमने स्लोप से डिफरेंशिएबिलिटी की तरफ बढ़े? बताओ, ये पूरी किताब आपके सामने रखी है, अभी कोई भी डाउट है आप प्लीज बता सकते हो। यस सर। मैम गुड़िया मैम, क्लियर हुआ? आयुषी आपको क्लियर है? यस सर, ओके, वेरी गुड। आयुषी अभी का मैसेज है ठीक है, यस सर, मान लिया, चलो क्लियर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो ये चीज थी, उन्होंने बोला कि आप इसको डायरेक्ट डिफरेंशिएबल मत करो, आप उसका टेंजेंट फाइंड कर दो। हमने बोला टेंजेंट करने के लिए भी डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो उन्होंने बोला नहीं डिफरेंशिएट मत करो, आप अब की बार 2 पॉइंट लो, 2 से ज्यादा पॉइंट लोगे तो आपका स्लोप खुद ही निकल जाएगा। स्लोप निकालने के लिए 2 से ज्यादा पॉइंट लिए तो पता चला कि अच्छा ये y2 जो y1 वैल्यू है, दो अलग अलग ये एक्चुअल में फंक्शन की वैल्यू होती है। ठीक है, तो इसको हमने ऐसे करके लिख दिया और यही हमारा मीन वैल्यू थ्योरम बन गया एक तरीके से। अभी आगे पता चलेगा कि जस्ट बिल्कुल सेम है ये। ठीक है, तो ये चीज हो गई। और डिफरेंशिएबिलिटी कब एग्जिस्ट करेगी, जब हमारे पास x के, मान लो किसी भी एक x पॉइंट की बात हो रही है ना, x इक्वल टू a पॉइंट की, तो इधर भी और इस वैल्यू पे भी तीनों जगह वैल्यू सेम आए और फाइनाइट आए। ठीक है, अगर एक में भी इनफाइनाइट आ गई वैल्यू तो भाई साहब, और ये डिफरेंट हो गए तो फिर नहीं काम बनेगा आपका। ठीक है, ये डिफरेंशिएबल नहीं होगा। चलो आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं छोटा सा। मैं मान लो एक फंक्शन लिख देता हूँ। एक फंक्शन मेरा ऐसा है, ठीक है, एक फंक्शन मेरा ऐसा है, उसको मैं लिख रहा हूँ, मतलब डेफिनेशन बना रहा हूँ, जैसे मैंने फंक्शन डेफिनेशन बनवाई है ना पहले भी, तो ये हम ऐसे करके करते हैं कि एक फंक्शन मेरा ऐसा होगा कि उसको मैं x+1 लिख सकता हूँ, ठीक है, और x-1 भी लिख सकता हूँ। ठीक है, ये दो डिफरेंट वैल्यू देता है। कब देता है डिफरेंट वैल्यू, जब मान लो x का वैल्यू ग्रेटर देन या फिर इक्वल टू 0 होगा, और यहाँ पर स्मॉलर देन या इक्वल टू 0 होगा। अब आपको पता है कि भाई ये जो दो वैल्यूज हैं, इसको जरा तोड़ के देखते हैं क्या बता रहा है ये फंक्शन, है ना। ये बता रहा है कि हमारा x+1 वैल्यू आएगा हमारे पास। ठीक है, x+1 ऐसी मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है, लाइन एक ऐसी बना के देख लेते हैं, रैंडम सी लाइन है, एक पर्टिकुलर परफेक्ट ग्राफ नहीं बना रहा, बस समझाने के लिए। ठीक है, कि और मान लो हमारे पास कोई x इज इक्वल टू a पॉइंट है या भी 0 पॉइंट है इस वाले केस के हिसाब से, तो x इज इक्वल टू 0 पर मेरा फंक्शन क्या होगा, फंक्शन होगा x+1। अब इससे अगर मैं थोड़ा सा इधर पॉइंट लेता हूँ जो कि हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाएगा,
ग्रेटर देन 0 के लिए भी यही वैल्यू हमारी डिफाइन होगी, मतलब x इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। और अगर मान लो मैं इससे थोड़ी सी पीछे एक वैल्यू ले लेता हूं तो उसके लिए मेरा फंक्शन कैसे डिफाइन करेगा, वो हो जाएगा x स्मॉलर देन 0। ठीक है, स्मॉलर देन 0 मतलब फंक्शन का वैल्यू x माइनस 1 आ गया। तो ये हमारी 3 डेफिनेशन तैयार हो गई। इस डेफिनेशन वाले फंक्शन से ये हम यार एग्जाम में ऐसा दिखाई देता है, ठीक है, हमें रोज ऐसा दिखाई नहीं देता, ये हमने बनाया है। तो ये हमने 3 डेफिनेशन तैयार कर ली अपने हिसाब से, ये एक हो गई, ये 2 हो गई और ये 3 हो गई। अब हमें चेक करना है कि x इज इक्वल टू लिमिट x इज इक्वल टू 0 या x टेंड्स टू 0 पर क्या ये जो फंक्शन हमने बनाए हैं वो हमें सेम वैल्यू दे रहे हैं कि नहीं दे रहे। ठीक है, तो पहले अगर देखो कंटिन्यूअस चेक करोगे तो कंटिन्यूटी कैसे चेक करते थे, मैंने बताया अभी कुछ नहीं करो, बस फंक्शन की वैल्यू पुट करो उस फंक्शन में। ठीक है, जब लिमिट हमारी कैसी रखी हो, LHL RHL और फंक्शनल वैल्यू। तो देखो जरा मैं करके दिखाता हूँ, यहाँ पे हमारा a क्या है, 0 है। ठीक है, तो पहले कंटिन्यूटी चेक कर लेते हैं, कंटिन्यूटी ओके इस फंक्शन की कंटिन्यूटी अगर मैं चेक करूँ x इज इक्वल टू 0 पर, तो देखो क्या होता है, यहाँ पे हमारा x इज इक्वल टू 0 है और यहाँ पर हमारा फंक्शन ऐसा है। देखने से आपको पता चल रहा है कि जब x इज इक्वल टू 0 है तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है, सीधा सीधा लाइन जा रहा है, कंटिन्यूअस है भाई। पर फिर भी अगर मैथमेटिकली चेक करना हो तो कैसे करेंगे, लिमिट यहाँ पर लगा दो और ये हमारे पास हो गया, देखो 0 माइनस एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू लिमिट 0 प्लस एफ एक्स मस्ट बी इक्वल टू 0 ऑफ, यानी कि x टेंड्स टू 0। ओके ना, तो ये हो गया हमारे पास, यहाँ पे इक्वल का साइन लगा देते हैं क्योंकि हम वैल्यू हम पुट कर रहे हैं। तो फंक्शन में जब मैं 0 की वैल्यू पुट करता हूँ और x का वैल्यू 0 होता है तो फंक्शन मेरा ये आता है, यानी कि x प्लस 1 में मुझे क्या डालना है, 0, 0 प्लस 1 1 आ गया। ओके, अब जरा राइट हैंड साइड की बात करते हैं। मतलब क्या हुआ कि जब हमारा x क्या है 0 से बड़ा है उसमें थोड़ी सी वैल्यू ऐड कर दी गई, यानी राइट हैंड साइड RHL, ये हो गया लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये वाले फंक्शन में भी क्या आ रहा है, हमारा फंक्शन आता है x प्लस 1। 0 डाल के देखते हैं, 0 डाला प्लस 1 मिला 1 आ गया। इसमें भी डाल के देखते हैं भाई 0, तो यहाँ पर जब क्या है छोटा होगा तो x माइनस 1 आ रहा है फंक्शन, बट फिर भी जब मैं 0 डालता हूँ तो यहाँ पर मुझे मिलता है -1। अब कंटिन्यूअस की हमारे पास क्या थी भाई, क्या थी हमारे पास कंडीशन कि तीनों हमारे पास बराबर होने चाहिए। इसमें इन्होंने फाइनाइट और इनफाइनाइट की बात नहीं करी, इसमें सिर्फ ये बताया कि बराबर होने चाहिए तीनों और इसमें बराबर नहीं है। तो मतलब क्या हुआ कि इस वैल्यू पे ये कंटिन्यूअस नहीं होगा। बात समझ में आ रही है, फंक्शन जो मैंने दिया है उसमें ये बता रहे हैं कि इस वैल्यू पे कंटिन्यूअस नहीं होगा, तो आपको इस चीज को समझना चाहिए। ठीक है, ओके, आई डोंट नो कैसे, बट ये जो मैंने रैंडमली फंक्शन लिया है, देखो यहाँ पे मैंने जो लाइन बनाई है वो परफेक्ट नहीं है पहली बात तो, क्योंकि देखो इसकी लाइन 2 है। अच्छा, मैं अगर y इक्वल टू माइनस एक्स वाई लाइन बनाता हूँ ना, ये देखो ये ऐसे बनती है। ठीक है, लाइन हमारी y इक्वल टू, मान लेते हैं y इक्वल टू माइनस एक्स ये है, y इक्वल टू प्लस एक्स ऐसी है। तो क्योंकि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये दो लाइंस कंबाइन कर रही हैं तभी जाके ये पूरा फंक्शन तैयार होगा, है ना। तो इस पॉइंट पर तो इसकी दो डिफरेंट वैल्यूज है ना, तो कैसे बता सकते हो आप कि भाई इस पॉइंट पे ये कंटिन्यूअस है। हमने तो बताया था कि कंटिन्यूअस होने के लिए एक ही वैल्यू होनी चाहिए एक पॉइंट पर, तो इसलिए ये वैल्यू कंटिन्यूअस नहीं है। ओके, x इज इक्वल टू 0 पर। ठीक है, तो सही है, ये चीज होगी कंटिन्यूटी की, तो ये डिसकंटिन्यूअस हो गया पहली बात तो यहाँ पे। ओके, अब जरा चेक करते हैं इसकी डिफरेंशिएबिलिटी की बात। तो जरा डिफरेंशिएबिलिटी जो हम चेक करेंगे, ओके, उसके लिए हमें क्या चेक करना था, वही वाला फंक्शन जो हमने अभी उठाया था। इसमें हमारे पास फंक्शन की वैल्यू कुछ ऐसी थी कि वैल्यू आप ये रखोगे, फंक्शन को रख डालोगे, उसमें x का वैल्यू डालोगे, a का वैल्यू डालोगे, ऐसे करके चेक करना पड़ेगा। ठीक है, ये थोड़ा सा लेंथी मेथड है बट ये काम चल जाएगा इससे। ठीक है, हमारे पास फंक्शन को देखो कुछ ऐसा आएगा कि अगर मैं मान लो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेते हैं फंक्शन। ठीक है, क्योंकि ये फंक्शन बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, इसके लिए एल ऑर्बिटल लग जाएगा, तो ये फंक्शन नहीं बताते, डिफरेंशिएबिलिटी के लिए कोई और फंक्शन चेक करते हैं। ठीक है, क्योंकि देखो ऑनेस्टली इसमें एल ऑर्बिटल लगाना पड़ेगा, तो इसलिए इसको जरा थोड़ा छोड़ते हैं और कोई और फंक्शन लेते हैं जिसको हम डिफरेंशिएबिलिटी इजीली चेक कर पाए। ओके, कभी कभी रैंडम क्वेश्चन लेना हानिकारक हो जाता है। इसकी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं x इज इक्वल टू 2 पर। ठीक है, चेक करके देखते हैं, तो इसके लिए क्या होना चाहिए, LHD डिफरेंशिएबिलिटी। ठीक है, लेफ्ट हैंड डिफरेंशिएबिलिटी must be equal to right hand differentiability must be equal to functional value that will be finite, है ना। तीनों वैल्यू अगर फाइनाइट आ गई और इक्वल आ गई तो ये डिफरेंशिएबल हो जाएगा। तो पहला वैल्यू है मेरे पास x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस के लिए क्या होगा, फंक्शन माइनस फंक्शन ऑफ a अपॉन x माइनस a, है ना भाई। अच्छा, दूसरा क्या होने वाला है, लिमिट x टेंड्स टू a पर a प्लस x माइनस एफ a अपॉन x माइनस a। तो आप देखो इसमें जो फंक्शन की हमारी वैल्यू है वो सेम है, कोई सी भी आप ले लो, कोई सी भी आप वैल्यू लो, उसके लिए डिफाइन नहीं करा गया, इसके लिए कोई डिफाइन नहीं करा गया कि हाँ भाई ऐसी वैल्यू होगी तो ऐसा लेना है, ऐसी वैल्यू होगी तो ऐसा लेना है। सिंपली बता रखा है कि हाँ ये वैल्यू है। ओके, तो अब क्या होता है आगे,
फिर हम देख लेते हैं कि भाई हाँ फंक्शनल वैल्यू यानी कि लिमिट विमिट नहीं लगेगी, बस x की वैल्यू आपको a डालनी है, ठीक है। इसमें इसमें x माइनस ए कहाँ गया, हाँ a, ठीक है, अपॉन x माइनस ए, ठीक है। तो जब मैं यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर, मतलब यहाँ पे हमारा फंक्शन क्या है, फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस ए डालूंगा तो हो जाएगा ए स्क्वायर, इस फंक्शन में जब ए डालूंगा तो ए स्क्वायर, एक्स डालूंगा तो एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस हो गया। ये बन रहा है हमारा ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला। ओके, एक सेकंड रुकना, सोनम लीव कर रही है, मैसेज तो नहीं आया? यस ठीक है, नहीं आया, गर्मी लग रही है। ओके, आई थिंक उसका इंटरनेट इशू है, कोई बात नहीं, ठीक है, वो कर लेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस है, तो ये बन रहा है हमारा, देखो जरा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जो कि होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो जब मैं इसको यहाँ पे लिखूंगा ए प्लस बी ए माइनस बी एक्स माइनस ए, तो ये क्या होगा, एक्स माइनस ए नीचे वाला कट जाएगा इससे, तो बचेगा हम पे सिर्फ एक्स प्लस है। और हर किसी केस में यही हो रहा है, तो इसमें भी मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस है और इसमें भी मैं लिख देता हूँ एक्स प्लस है। अब वैल्यू किसकी डालनी है, ए की डालनी है, तो ए का वैल्यू डालते हैं। डालने के बाद बताओ क्या मिलेगा हमें, यहाँ पर मिलेगा हमें एक्स प्लस ए यानी कि ए प्लस ए विच विल बी 2a। इससे क्या मिलेगा, ए प्लस ए विच विल बी 2a, एंड इससे भी क्या मिलेगा, ए प्लस ए विल बी 2a। तीनों में वैल्यू फाइनाइट भी आई और इक्वल भी आई। ओके, इट मीन्स द एक्स स्क्वायर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल, है ना, डिफरेंशिएबल एट एक्स इज इक्वल टू 2। इससे ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन नहीं लिया है। ये जो एक फंक्शन है एक्चुअली ये मॉडुलस फंक्शन है, ठीक है, जो आपको दिखाई नहीं पड़ रहा है इस टाइम। तो ये फंक्शन जो होते हैं ये कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और इनको डिफरेंशिएट करने के लिए यहाँ पर जो हम वैल्यू लगा रहे हैं यहाँ पे, इन्हें डालने के लिए एल हॉस्पिटल की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो इस वजह से हमने यहाँ पे सॉल्व नहीं किया। ओके, वैसे तो कर सकते हो उसको भी इससे, बट ठीक है, टाइम लग जाएगा, तो ठीक है ना। तो ये था हमारा डिफरेंशिएबिलिटी का एग्जाम्पल। पहले ये बताओ ये एग्जाम्पल समझ में आया कि नहीं आया, कैसे की हैं चीजें और क्यों की हैं ये बताना चाहिए, है ना। दो वैल्यू हमने एक्स की निकाली है, दो वैल्यू हमने वाई की निकाली है और दो एक्स की हैं, और उसके बाद हम इसका स्लोप निकाल रहे हैं, और स्लोप कैसा आया, 2 आया, 2a। और स्लोप कैसा है, कांस्टेंट है और फाइनाइट भी है ना, और इक्वल भी है सारे पॉइंट में, तो इसलिए ये हमारा डिफरेंशिएबल है फंक्शन। अब बताओ बच्चे समझ में आया कि नहीं आया, मैम आपको समझ में आया? बोलिए भाई, लिखिए, समझ आया? ओके ओके, यस सर, ओके ग्रेट, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पॉइंट्स, यस सर, ओके। और प्लीज देखिए, मैं फिर बोल रहा हूँ आपको, आप स्टार्टिंग में नहीं थे, ठीक है। ग्रुप पे जो भी मैसेज आएगा आपको उसको एग्री करना पड़ेगा या फिर डिसएग्री करना पड़ेगा। ओके, आप कुछ रेस्पॉन्ड करना उस पर जो मैं समझ जाऊँ कि हाँ एटलीस्ट आपने मैसेज को रीड किया है, ठीक है। रीड करने में और सीन करने में फर्क होता है ना। आपने देख लिया बट आपने पढ़ा नहीं, सोचो गलती से कुलिया देख लिया, तो मुझे पता होना चाहिए कि हाँ आपको मालूम है कि आज की टाइमिंग क्या है, अदरवाइज मैं आपको फिर पर्सनली मैसेज करूंगा ना टाइमिंग का, ठीक है। तो मैं आपको भी बोल रहा हूँ, हर किसी को बोल रहा हूँ, ठीक है। तो स्टैंडर्ड पॉइंट से रिलेटेड डिफरेंशिएबिलिटी, जैसे अभी हमने कंटिन्यूटी के देखे थे, ऐसे ही डिफरेंशिएबिलिटी के भी पॉइंट होते हैं। ओके, तो ये हमारा पहला पॉइंट है कि इफ स्लोप, स्लोप यानी कि बताया मैंने dy ओवर dx या फिर m इज जीरो, जीरो इज अ फाइनाइट वैल्यू, है ना, फाइनाइट है, और मतलब वही LHD RHD और फाइनाइट वैल्यू आ रही है, फंक्शनल वैल्यू की भी और सेम आ रही है, इसका मतलब क्या है, ये डिफरेंशिएबल है। तो इफ द स्लोप इज जीरो, जो कि फाइनाइट है, देन मतलब फंक्शन जो होगा, फंक्शन इज कांस्टेंट एट दैट पॉइंट। देखो उसका मतलब क्या है, ध्यान से समझना, मैंने ये बताया था स्लोप, ठीक है, और हम बोल रहे हैं कि स्लोप का वैल्यू जीरो है। स्लोप क्या होता है भाई, dy ओवर dx m, और वो क्या होता है, वो tan थीटा होता है। ये बोल रहे हैं कि स्लोप का वैल्यू जीरो है, मतलब ये tan थीटा जीरो है। tan थीटा जीरो कब होता है, tan थीटा जीरो होता है हमारा थीटा इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पर, है ना भाई, थीटा इज इक्वल टू जीरो वैल्यू पर हमारा tan थीटा जीरो होता है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी आपका कर्व है वो इस पर्टिकुलर पॉइंट पर, मतलब कोई भी पॉइंट हो सकता है x इज इक्वल टू a पर, ये हमारा जो स्लोप है वो जीरो है। ओके, तो स्लोप जीरो का मतलब क्या है, ये कांस्टेंट फंक्शन है इस पॉइंट पर, ये आपको दिख ही रहा है, ये पॉइंट, ये फंक्शन वेरी नहीं कर रहा है इस पॉइंट पर, इसका जो स्लोप है वो कांस्टेंट है। ओके, तो ये चीज है, तो यहाँ पे यही बता रहा है कि जब स्लोप जीरो होगा आपका तो फंक्शन हमारा कांस्टेंट हो जाएगा, तो ये हो गया हमारा जो फंक्शन है वो कांस्टेंट है, ठीक है, थीटा इज इक्वल टू जीरो पर। आगे देखते हैं। अब देखो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान से सुनना प्लीज। ओके, तो पहले वैसे समझते हैं।
ये हमारे पास वही हर बार की तरह एक्स और वाई एक्सिस है, ठीक है। ये हमारे पास एक नॉर्मल सा कर्व है, और इस पॉइंट को अगर मैं जूम करूँगा तो ये मेरे को एक कंटिन्यूस पॉइंट दिख रहा है, ठीक है, कंटिन्यूस पॉइंट दिख रहा है। इसको और हाईलाइट कैसे दिखा सकते हैं, जैसे कि ये कोई हमारा एक कर्व है और ये इस पॉइंट पर कंटिन्यूस होगा। किस पॉइंट पर? एक्स इज इक्वल टू ए मान सकते हैं, कुछ भी हो सकता है। यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमारा ए हो गया, ये एक्सेस है, तो यहाँ पर ये कंटिन्यूस दिख रहा है, ठीक है। अब बात करते हैं सर डिसकंटिन्यूटी की, पहले इसको समझना जरूरी है, ठीक है, दूसरे पॉइंट को समझने के लिए। अब ग्राफ में कर्व ट्रेसिंग में हमने ये बताया था, 3 चीज़ें हमने पढ़ी थी, ठीक है। पहली ये हो जाती है, दूसरी ये, तीसरी ये। सर तीनों मंत्र क्या है अभी बनाया नहीं है, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास पहला, या फिर ऐसा, ये ऐसा भी हो सकता है। ये आ गया दूसरा, और ये आ गया हमारे पास तीसरा। क्या क्या चीज़ें हैं ये? इनको बोलते हैं हम किंक। ये किसी भी ग्राफ में आ जाती है, इसको बोलते हैं किंक। ये होता है कस्प, ये आता है एक शार्प एज को डिनोट करता है। ये सडन इंक्रीमेंट या सडन डिक्रीमेंट को इंक्रीज करता है, बताता है। और बाकी ये बताता है हमको ब्रेकिंग को, ठीक है, कि ब्रेक कहाँ पर हो जाता है, इसको हम बोलते हैं ब्रेक। किसी भी ग्राफ में अगर ब्रेक होता है तो वो डायरेक्ट हम बोल देते हैं कि हाँ भाई ये नॉन डिफरेंशिएबल है, नॉन डिफरेंशिएबल, ओके। नॉन डिफरेंशिएबल, देखो कोई फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो उसकी कंटिन्यूटी होगी ही होगी, ओके। और अगर कोई फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है तो 100% वो नॉन कंटिन्यूस या फिर डिसकंटिन्यूस होगा, डिसकंटिन्यूस, ओके। कस्प क्या शो करता है? कस्प हमारे को ये शो कर रहा है कि हाँ यार ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है ना, ये फंक्शन कंटिन्यूस तो है। ऐसे ही किंक में भी ये बताता है कि हमको ये कंटिन्यूस तो है, दिख रहा है हमें कि हाँ भाई ब्रेक तो नहीं हो रहा कहीं भी। बट अब बात ये है कि क्या ये डिफरेंशिएबल है और क्या ये डिफरेंशिएबल है कि नहीं है। तो मैंने जैसे भी बताया, डिफरेंशिएबिलिटी अगर हमको पता चल जाए तो कंटिन्यूटी हम बता सकते हैं। जैसे कि एक सेकंड, वीडियो ब्लर हो रहा है, हाँ ठीक है। तो अगर हमें डिफरेंशिएबिलिटी पता चल जाए, जैसे मैं बोल दूं कि हाँ भाई एक कर्व है जो कि डिसकंटिन्यूस है ना, डिसकंटिन्यूस या कंटिन्यूस जो भी बोलूँ, तो उसके बारे में हम डिफरेंशिएबल है कि नहीं है नहीं बता सकते। बट इस वाले केस में है ना, या किसी भी केस में अगर हमें पता है कि वो डिसकंटिन्यूस नहीं डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबल की बात कर रहे हैं, अगर वो डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये है कि वो ग्राफ उस पॉइंट पर कंटिन्यूस भी होगा, ठीक है। लेकिन इसमें हमें सिर्फ कंटिन्यूटी के बारे में पता है, डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में नहीं पता। और बेसिकली हम बता भी नहीं सकते इस कंटिन्यूस ग्राफ को देख के दोनों में से किसी को भी कि ये डिसकंटिन्यूस है कि नहीं है, मतलब डिफरेंशिएबल है कि नहीं है, ओके। तो उसके लिए अगर आपको ग्राफ बेसिकली दे रखा है, जनरल ग्राफ आपको है आपके पास, तो आप उसमें ये देख के बता सकते हो कि हमारे पास स्लोप, मान लो मैं अगर इस पॉइंट की बात करूं या मैं इस पॉइंट की बात करूं, तो क्या हम इन पॉइंट पर स्लोप डराइव कर सकते हैं, स्लोप बना सकते हैं। अगर इस पॉइंट पर स्लोप डिफाइन है तो इसका मतलब ये उस पॉइंट पर डिफरेंशिएबल है, ओके। और अगर हम स्लोप नहीं बना सकते तो नॉन डिफरेंशिएबल है। जैसे कि इस पॉइंट पर हम तो स्लोप बना ही नहीं सकते क्योंकि यहाँ पे ग्राफ है ही नहीं, तो ये नॉन डिफरेंशिएबल हो गया। और क्योंकि ये नॉन डिफरेंशिएबल है, इट मीन्स डायरेक्टली ये डिसकंटिन्यूस भी है, ओके। तो ज़रा इन 2 पॉइंट पर देखते हैं हम। अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट बनाने की कोशिश करूँ, ये स्लोप बनाने की कोशिश करूँ, तो देखो ज़रा, एक स्लोप यहाँ बन जाएगा सीधा और एक स्लोप यहाँ बन जाएगा। और एक पॉइंट पर किसी भी कर्व के 2 स्लोप्स नहीं हो सकते, है ना भाई। और इस पॉइंट में भी अगर मैं बात करूँ तो एक स्लोप ऐसे और एक स्लोप ऐसा आएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो ये क्या बताता है, ये कंटिन्यूस और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी को बताता है। सेम विद दिस वन ऑल्सो, नॉन डिफरेंशिएबल, ये हो गया। तो ये 3 चीज़ें बताई हमने, किंक, कस्प और ब्रेक, जो कि डिसकंटिन्यूटी और कंटिन्यूटी को डिफाइन करते हैं ग्राफिंग में। अब सेकंड पॉइंट देखते हैं क्या था हमारा। अच्छा हाँ, उससे पहले एक चीज़ और देखना, जैसे हमने पिछले पॉइंट में पढ़ा था कि भाई हमारा स्लोप अगर 0 होता है तो फंक्शन कांस्टेंट होता है उस पॉइंट पर, ठीक है। तो इसका मतलब समझो तो ज़रा ध्यान से। जैसे मान लो मैं फंक्शन बनाने जा रहा हूँ, ठीक है, 3 चीज़ें बताऊंगा इसमें, आपको अच्छे से देखना। मान लो एक फंक्शन है, आपको साफ साफ दिख रहा है कि अगर मैं इस पॉइंट की बात करूँ, है ना, तो हमारा स्लोप जो है वो कुछ ऐसा बनेगा। आपको दिख रहा है कि भाई थीटा 0 है क्योंकि ये हमारे एक्स एक्सिस के पैरेलल है,
है ना। तो इस लाइन और इस लाइन के बीच में कोई भी एंगल नहीं है, तो ये थीटा 0 है, मीन्स tan थीटा 0 है, मीन्स स्लोप हमारा 0 है। ठीक है, हमारा मतलब क्या हुआ कि फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है, फंक्शन क्या है, कांस्टेंट है इस पर्टिकुलर वैल्यू पर। ओके, अच्छा बट इधर और इधर की क्या बात करें अब, तो इधर ज़रा देखते हैं ध्यान से। हम अगर स्लोप डिफाइन करें, मान लो यहाँ पे मैं स्लोप डिफाइन करता हूँ और यहाँ पे मैं स्लोप डिफाइन करता हूँ, ठीक है, दो स्लोप्स हो गए मेरे पास। और अगर एक्सिस के रेस्पेक्ट में बात करें, ये एक्स एक्सिस, ठीक है, तो ये हो गया हमारा थीटा 1, ये हो गया हमारा थीटा 2। जैसे जैसे एक्स की वैल्यू हम बढ़ाते चले जाएंगे तो ग्राफ के साथ क्या हो रहा है, हमारा थीटा इंक्रीज कर रहा है ना। थीटा 1 बाय वॉचिंग दिस वी कैन से दैट थीटा 1 इज ग्रेटर देन थीटा 2, है ना। ओ सॉरी, थीटा 2 इज ग्रेटर देन थीटा 1। तो क्योंकि हमारा थीटा इंक्रीज कर रहा है तो यानी कि हमारा स्लोप भी इंक्रीज कर रहा है ना भाई। तो इस केस में क्या होगा, थीटा 2 जो हमारा बड़ा है थीटा 1 से, इट मीन्स हमारा डी वाई ओवर डी एक्स जो है, यानी कि चेंज हमारा स्लोप में चेंज कैसा हो रहा है, वो बढ़ रहा है, ग्रेटर देन 0 है। तो मतलब फंक्शन कैसा है, इज इंक्रीजिंग, फंक्शन इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो मतलब इस साइड पर हम देख सकते हैं कि क्योंकि स्लोप बढ़ रहा है, थीटा 1 जो है छोटा है थीटा 2 से, तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो फंक्शन है वो इंक्रीज कर रहा है। अच्छा, अगर इसकी बात करें, यहाँ पे देखें ज़रा ध्यान से, ठीक है, तो देखिए ये यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो स्लोप बनाएंगे ऐसे बनेगा, फिर उसके बाद ऐसे बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये थीटा 1 थीटा 2, यहाँ पर है थीटा 1 ग्रेटर देन थीटा 2। मतलब जैसे जैसे हम एक्स की वैल्यू इसकी साइड इधर आते हैं तो हमारा जो थीटा है वो डिक्रीज हो रहा है। ओके, थीटा 1 जो है वो बड़ा है थीटा 2 से, तो मतलब थीटा डिक्रीज हो रहा है। थीटा डिक्रीज हुआ मतलब स्लोप जो है हमारा वो भी, उसका चेंज भी कम हो रहा है, यानी कि ये कैसा है, फंक्शन इज डिक्रीजिंग। ठीक है, और इस पॉइंट का मतलब तो आप समझ ही गए कि हमारा जो चेंज इन स्लोप है वो हो ही नहीं सकता, स्लोप हमारा 0 है। स्लोप कैसा है, 0 है, मतलब फंक्शन इज कांस्टेंट। तो ये मतलब था इन 3 पॉइंट का। ओके, फंक्शन इंक्रीज कैसे करता है, फंक्शन डिक्रीज कैसे करता है, और फंक्शन कांस्टेंट कब होता है, ये हो गया। चलो अब सेकंड पॉइंट पे आ जाते हैं फिर से। तो देखो सेकंड पॉइंट ये है, लाइक एवरी डिफरेंशिएबल function is continuous but its converse need not to be true। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि अगर फंक्शन हमारा, इफ फंक्शन जो है क्या है, डिफरेंशिएबल है, मतलब ये है कि इसका कंटिन्यूस भी हो गया भाई, पर इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। क्या मतलब है कन्वर्स का, मतलब ये हुआ कि भाई अगर कंटिन्यूस है तो ज़रूरी नहीं है कि वो फंक्शन डिफरेंशिएबल भी हो। एक सेकेंड, ओके ना। तो इसकी दूसरी बात क्या होगी कि बट सी, यानी कि अगर कंटिन्यूस है देन डिफरेंशिएबिलिटी कैन बी और कैन नॉट बी, है ना। पता नहीं इसके बारे में हमें कुछ भी। तो डिफरेंशिएबल होगा मतलब, है ना, डिफरेंशिएबल होगा तो कंटिन्यूस का हम बता सकते हैं, 100% श्योर है। बट अगर कंटिन्यूस होगा तो डिफरेंशिएबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कह सकते, जैसे पिछले किंग वाले केस में हुआ और कस्प वाले केस में हुआ, ये वही केस है। ओके, अगला स्टेप देखते हैं। थर्ड में कुछ ज़्यादा खास नहीं लिखा हुआ, बस यही चीज़ को लिखा हुआ हमने कि इफ़ ए फंक्शन इज कंटिन्यूस it may or may not be differentiable। ओके, जैसे कि इसका एक एग्जांपल है, जैसे मान लो फंक्शन, हम अगर मॉडुलस फंक्शन की बात करें, ठीक है ना, और अगर हम इसके डिसकंटिन्यूटी और नॉन डिफरेंशिएबिलिटी या डिफरेंशिएबिलिटी की बात कर रहे हैं, किस पॉइंट पर, x इज इक्वल टू 0 पर, एट x इज इक्वल टू 0, तो ये हम पाएंगे कि जो हमारा फंक्शन होता है ये वाला, ये कुछ ऐसा मिलता है, ठीक है, और 0, एक्स इज इक्वल टू 0 पर 0 होगा, छोटी वैल्यू होगी तो माइनस एक्स आएगा, ये माइनस खुल जाएगा, और जब पॉजिटिव वैल्यू होगी तो पॉजिटिव खुल जाएगा। कैसा, एक्स इज ग्रेटर देन 0। जब ऐसा होता है तो हम कैसा बनाते हैं इसको, ऐसा बनाते हैं। अब देखिए यहाँ पे किंग आ रहा है, किंग आ रहा है तो ये तो पक्की बात है कि भाई ये नॉन डिफरेंशिएबल होगा, है ना।
नॉन डिफरेंशिएबल होगा। तो नॉन डिफरेंशिएबल कहाँ पर है? एट x इज इक्वल टू 0 पर, नॉन डिफरेंशिएबल। बट कंटिन्यूस भी है ये। कंटिन्यूस कहाँ पर है? कंटिन्यूस है फॉर ऑल वैल्यू ऑफ x, है ना। तो ये चीज़ है, क्या है ये? कंटिन्यूस है। आप कंटिन्यूटी चेक करके देखना इसकी, जैसे मैंने बताया था पीछे, उसमें कंटिन्यूटी चेक करके देखोगे, वही अपना LHL और राइट हैंड लिमिट और वगैरह पुट करके तो आपको मिल जाएगा, ये हमारा कंटिन्यूस बैठेगा, ठीक है ना। देखो जैसे मैं अगर करके भी दिखाऊं तो LHL वाली जो वैल्यू होती है हमारी, उसमें हम क्या पुट करते हैं फंक्शन में? x टेंस टू 0, है ना, माइनस इज इक्वल टू RHL में क्या होता है हमारा, मतलब लिमिट लगा लेना यहाँ पर, ठीक है, लिमिट RHL लिमिट x टेंस टू पॉजिटिव fx, और उसके बाद क्या करते हैं फंक्शनल वैल्यू हमारी, ठीक है, कहाँ पर? x इज इक्वल टू 0 पर। ओके, तो हम क्या करते हैं, जब वैल्यू पुट करके देखोगे आप तो देखो क्या मिलेगा, माइनस एक्स के में हमें क्या पुट करना है? x टेंस टू 0 माइनस, प्लस x में हमें क्या पुट करना है? x टेंस टू 0 प्लस, और यहाँ पर तो पढ़ना ही 0 है, किसमें? 0 में। तो वैल्यू कितनी आई? 0 0 एंड 0, तीनों वैल्यू सेटिस्फाई हो गई, फाइनाइट वैल्यू भी है और तीनों इक्वल भी हैं, है ना। तो भाई ये क्या हो गया हमारे पास? ये कंटिन्यूस हो गया। किस पॉइंट पर? x इज इक्वल टू 0 पॉइंट पर। x इज इक्वल टू 0 पर ये कंटिन्यूस भी है और नॉन डिफरेंशिएबल है। नॉन डिफरेंशिएबल क्यों? क्योंकि किंग आ रही है भाई, नॉन डिफरेंशिएबल कंटिन्यूस, ये चीज़ होती है। ओके, तो ये 4th पॉइंट को अपने जस्टिफाई करने का एक छोटा सा एग्जांपल है, ठीक है। अब अपने लोग मीन वैल्यू थ्योरम्स पढ़ते हैं। हम इसका सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन देखेंगे। 4 मीन वैल्यू थ्योरम हम पे बेसिकली, ठीक है। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, रोलीज मीन वैल्यू थ्योरम, लैग्रांज और कॉची मीन वैल्यू थ्योरम, इनके हम सिर्फ अभी इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर बोल रहा हूँ। उसके बाद जब हम डिफरेंशिएशन और लिमिट्स और अपना पूरा कर लेंगे अच्छे से डिफरेंशिएशन को, तब जाके हम उसकी लिमिट्स के बाद मीन वैल्यू थ्योरम्स देखेंगे, जिससे कि हम उनको ईजिली सॉल्व कर पाएँ, ठीक है। तो पहला मीन वैल्यू थ्योरम है ये, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है, इंटरमीडिएट मीन वैल्यू थ्योरम। इसमें क्या होता है, पॉइंट्स देखो इसके क्या होते हैं। इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन a, b, अगर फंक्शन 2 पॉइंट्स के बीच में कंटिन्यूस है ना, जैसे कि इसको ऐसे करके लिख सकते हैं, a b, ये x की 2 वैल्यूज हैं और इसके बीच में फंक्शन आपको कंटिन्यूस दिख रहा है, एंड f b have opposite signs, then there exists one root between a and b। क्या मतलब है इसका? देखो इसको ग्राफ से समझते हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। देखो इस पॉइंट को हम बोलेंगे x इज इक्वल टू a पॉइंट, इस पॉइंट को हम बोलेंगे x इज इक्वल टू b पॉइंट, ठीक है। 2 पॉइंट है हमारे पास, ये जो a और b हैं इन्हीं की बात हो रही है। अब इनके बीच में फंक्शन कंटिन्यूस है, आपको दिख रहा है कंटिन्यूस है, बट हमारे पास जो भी इक्वेशन है, मान लो कोई फंक्शन की हमारे पास इक्वेशन है जो कि कुछ ऐसी है ना, x³ - 1 समथिंग ऐसे करके कुछ हमारे पास इक्वेशन है। हम बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशन है, जो फंक्शन है हमारा, ये कंटिन्यूस है a और b के बीच में, कंटिन्यूस है, बिल्कुल सही बात है। और अगर मैं इसके रूट्स की बात करूं, जैसे हम क्वाड्रेटिक के रूट निकालते हैं x², है ना, प्लस समथिंग ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 करके, ऐसे अगर मैं इसके रूट्स निकालूं, ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि अगर हमारा fa और fb के साइन अपोजिट हैं तो एक रूट ज़रूर एग्जिस्ट करेगा इन दोनों के बीच में। किसके बीच में? a वैल्यू और b वैल्यू के बीच में एक रूट। रूट क्या मतलब? रूट का मतलब ये होता है जिस पर हमारे पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 हो। अच्छा, फंक्शन की वैल्यू क्या होती है? एक्चुअली वो y की वैल्यूज़ होती है ना, जो हमें x डालने पे मिलती हैं। तो हम जब x की वैल्यू a डालते हैं तो हमारा y यानी कि फंक्शन क्या हो जाता है, वो a का फंक्शन बन जाता है। मान लो मैं इसमें कुछ भी डाल देता हूँ, ये हमारा बन जाएगा a³ - 1। ये क्या है? ये हमारी y की वैल्यू है। तो मतलब हमारी एक वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे, जैसे x इज इक्वल टू a पर एक वैल्यू आ गई यहाँ। तो आप देख ही सकते हो y का अगर मैं ग्राफ देख रहा हूँ तो y का ग्राफ यहाँ पॉजिटिव और यहाँ नेगेटिव है ना, नेगेटिव y। तो एक वैल्यू कैसी आई मेरी? fa कैसी आई? नेगेटिव आई, नेगेटिव, ठीक है।
क्या रखने पर, x इज इक्वल टू a रखने पर। ऐसे ही ये y है, ठीक है, y1। अच्छा ऐसे ही अगर मैं x इज इक्वल टू b की बात करूँ तो क्या होगा, b की बात करूँगा तो मेरे पास y2 यानी कि f ऑफ b जो आ गया वो आ गया पॉजिटिव। देखो ज़रा यहाँ पे, ये एक पॉजिटिव वैल्यू है, किसकी वैल्यू है ये वैल्यू है फंक्शन ऑफ b की, है ना, यानी कि हमने x की वैल्यू b डाल दी तब जाके हमें y का वैल्यू इतना मिला। तो ये भी पॉजिटिव है, इट मीन्स दोनों के अपोजिट साइन है ना, अपोजिट साइंस। तो ये कह रहे हैं कि अगर ऐसा है और दोनों वैल्यूज़ अपोजिट हैं, फंक्शन की वैल्यूज़ अपोजिट हैं, यानी कि y1 और y2 अपोजिट हैं साइंस में, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर हमारा एक इन दोनों के बीच में एक रूट परफेक्टली एग्जिस्ट करेगा ही करेगा 100%, जिस पर हमारा पूरा फंक्शन 0 होगा। तो उसी को हम रूट बोल रहे हैं, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन रूट, मतलब कम से कम एक रूट तो होगा ही होगा वहाँ पर, किसके बीच में, a और b वैल्यू के बीच में। तो ये x की उस वैल्यू की बात कर रहे हैं जिस पर हमारा फंक्शन 0 है, ठीक है। तो एफ सी यानी कि 0 होगा हमारा। ओके, आई होप ये क्लियर हुआ होगा आपको। आगे बढ़ते हैं। अगली हमारे पास रोलीज थ्योरम, ठीक है। इसमें ज़रा इंटरवल्स अच्छे से देखना, ठीक है। आपको इंटरवल का मतलब पता होना चाहिए। a कॉमा बी का मतलब क्या है कि x की जो वैल्यूज़ हैं वो कहाँ तक जा रही हैं, a और b तक जा रही हैं, और क्या हो रहा है, ये इंक्लूडेड वैल्यूज़ हैं, ठीक है। इस ब्रैकेट का मतलब क्या है, ये इंक्लूडेड वैल्यू है ये सारी, ओके ना। अगर ये मान लो मैं ऐसे लिखता हूँ, एक सेकेंड, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि जो वैल्यूज़ हमारी a से b के बीच में हैं वो कैसी वैल्यूज़ हैं, यहाँ पर हमारा a इंक्लूड नहीं हो रहा है और b को हम इंक्लूड कर रहे हैं, ये, ठीक है। ऐसे ही बाकी अब दूसरी वाली तो आप समझ ही गए, बाकी दोनों केसेस एक इसी का उल्टा हो जाएगा, और बाकी ये हो गया केस हमारे पास a और b का, जिसमें दोनों वैल्यूज़ को इंक्लूड नहीं करा गया, इनके सिर्फ बीच की वैल्यूज़ को लिया गया है, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 3 इंटरवल्स, अच्छे से समझ आके होंगे। अब रोलिस थ्योरम की बात करते हैं, रोलिस थ्योरम, ओके। बस इंट्रोडक्शन करेंगे, एग्जाम्पल्स हम बाद में देखेंगे जब हम करना सीख जाएंगे इन सबको अच्छे से, डिफरेंशिएशन। सो इफ फंक्शन इज अ रियल वैल्यूड फंक्शन, है ना, मतलब कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू रियल है, मतलब इमेजिनरी नहीं है, कम से कम उसमें आयोटा नहीं आ रहा है, ठीक है, x प्लस आई वाई वाली फॉर्म नहीं है। तो अगर एक फंक्शन रियल वैल्यूड फंक्शन है ऑन a कॉमा बी, मतलब कोई भी अपनी लिमिट में a कॉमा बी में, ठीक है, तो x की दो वैल्यूज हैं a और b, मिनिमम और मैक्सिमम। अब फंक्शन क्या हो, अगर फंक्शन इज कंटिन्यूस, इफ लगाना पड़ेगा, इफ फंक्शन इज कंटिन्यूस ऑन a कॉमा बी। आपने उसकी कंटिन्यूटी चेक करी, कंटिन्यूटी चेक करनी आती है आपको, LHL RHL इक्वल करके फाइनाइट वैल्यू फंक्शनल वैल्यू के इक्वल रखो, ठीक है, देखो सब बराबर है कि नहीं है, फाइनाइट है कि नहीं है, तो ये कंटिन्यूस हो गया, ठीक है। अगर फंक्शन कंटिन्यूस है और एंड फंक्शन इज डिफरेंशिएबल लिख देते हैं, यहाँ पर डेरिवेबल लिखा हुआ है वैसे तो, डेरिवेबल या फिर डेराइवेबल या फिर डिफरेंशिएबल, डिफरेंशिएबल ऑन a कॉमा बी, है ना, डेराइवेबल या फिर डिफरेंशिएबल है a कॉमा बी के बीच में। डिफरेंशिएबिलिटी भी आपने चेक कर ली भाई, फाइनाइट वगैरह वैल्यू से, और RHD LHD करके जैसे सिखाया गया अभी ये सब चेक कर लिया आपने। देन ये कह रहे हैं, देन थर्ड पॉइंट कि इफ f ऑफ a इज इक्वल टू f ऑफ b, देन, ठीक है, मतलब हमने 3 कंडीशन चेक करी, फंक्शन कंटिन्यूस होना चाहिए, फंक्शन डेरिवेबल होना चाहिए, और अगर एफ ए और एफ बी बराबर हैं, देन ओनली एट लीस्ट देयर एग्जिस्ट एट लीस्ट वन पॉइंट C such that C belongs from A, B, मतलब C क्या होगा, A और B के बीच का ही कोई पॉइंट होगा जिसमें A और B को हम इंक्लूड नहीं कर सकते, ठीक है। एफ ए और एफ बी बराबर हैं, तो हमारे पास एक ज़रूर ऐसा पॉइंट होगा C जिस पर ऑन विच फंक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो 0 होगा। x की जगह मैं C डालूंगा उस फंक्शन का डिफरेंशिएट करने के बाद, है ना, f डैश ऑफ x,
तो फंक्शन का डिफरेंशिएट करके ये 0 मिल जाएगा, ऐसा एक पॉइंट हमें मिल जाएगा। ये थ्योरम बताती है, कहती है कि अगर फंक्शन डिफरेंशिएबल है, कंटिन्यूस है, ठीक है, और उसका एफ ए और एफ बी बराबर है ना भाई, तो ये कह रहे हैं कि देन ओनली एटलीस्ट वन एग्जिस्ट पॉइंट, है ना, एक पॉइंट एग्जिस्ट करेगा वहाँ पे इन दोनों वैल्यूज़ के बीच में और बी के बीच में, जहाँ पर हमारा फंक्शन का डिफरेंशिएशन वो 0 होगा। फंक्शन के डिफरेंशिएशन से मतलब क्या समझते हैं हम, उसका स्लोप 0 होगा। ओके, अच्छा, कंटिन्यूटी चेक करने का देखो एक शॉर्टकट होता है, ठीक है, जैसे कि देखो आपको मालूम है, मैंने भी बताया था पॉइंट में कि फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल है तो मतलब वो कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली है ना। ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट और ये शॉर्टकट को क्रिएट करने वाला पॉइंट है। क्या बताता है ये कि मतलब यार अगर हमें कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी है किसी फंक्शन की, तो एक काम करो, डायरेक्ट उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो। अगर आप डायरेक्ट उसको डिफरेंशिएबल प्रूफ कर देते हो तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूस भी है उसी पॉइंट पर, है ना। सही बात है, नहीं है? तो पहले हम उसकी डिफरेंशिएबिलिटी चेक करेंगे। अगर वो डिसकंटिन्यूस नॉन डिफरेंशिएबल निकल गया, इसका मतलब वो डिसकंटिन्यूस भी है, और अगर वो डिफरेंशिएबल निकल गया तो इसका मतलब है वो कंटिन्यूस है। ठीक है, अब बात यह है कि भाई डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट क्या है ना। तो ज़रा वो देखो, मैंने अभी भी बताया कि जब कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल है तो इसका मतलब ये है कि ऑटोमेटिकली, है ना, ऑटोमेटिकली वो कंटिन्यूस भी है। तो करना क्या है, कंटिन्यूस का शॉर्टकट देखते हैं पहले, ठीक है। वैसे तो उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि मैंने बताया कि अभी आप डिफरेंशिएबिलिटी अगर प्रूफ कर दोगे तो वो कंटिन्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, नॉन डिफरेंशिएबिलिटी प्रूफ कर दोगे तो डिसकंटिन्यूस ऑटोमेटिकली हो जाएगा, है ना। तो क्या करना है हमको, पहले कंटिन्यूटी का शॉर्टकट देखते हैं। कंटिन्यूटी का शॉर्टकट देखो क्या है, पहले अभी तक हमने बात करी एक पॉइंट पर, एट अ पॉइंट हमने बात करी थी अभी जब हम कंटिन्यूटी देख रहे थे हर किसी फंक्शन की, हम एक पॉइंट पर बात करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या सीन है, यहाँ पे जो थ्योरम्स देखी उसमें तो 2 पॉइंट आ रहे हैं भाई, ए कॉमा बी, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर मुझे किसी चीज़ को कंटिन्यूस प्रूफ करना है, किसी फंक्शन को, है ना, और उस फंक्शन में 2 वैल्यूज़ पे मुझे चेक करना है, तो मतलब ये हुआ कि भाई इसका फंक्शनल पॉइंट, फंक्शनल अपना वैल्यू, है ना, कंटिन्यूटी चेक करने के लिए फंक्शनल वैल्यू LHL और RHL इक्वल कराना पड़ेगा, सब चेक करना पड़ेगा। सेम इसके साथ भी होगा, तीनों चीज़ें चेक करानी पड़ेंगी। सही बात है ना, LHL हो गया, आपका फंक्शनल वैल्यू हो गई, और आपका RHL हो गया। अब भाई ये तो बहुत लेंथी काम है ना। तो इसको शॉर्ट में करने का क्या तरीका है, इसको शॉर्ट में करने का ये तरीका है, आप क्या करो, आप सिर्फ 2 ही वैल्यू फाइंड करो, देखो कौन कौन सी, ठीक है। आप ये करो कि आपको क्या करना है, फंक्शन, ये स्टार बना दे रहा है, फंक्शन इज लेफ्ट कंटिन्यूस एट बी, है ना, एंड फंक्शन इज राइट कंटिन्यूस एट ए। क्या मतलब इसका, देखो जरा ध्यान से, जब आप ए और बी वैल्यू लोगे, है ना, बी वैल्यू ए वैल्यू, तो हमें पता है कि भाई हमें यहाँ और यहाँ निकालनी पड़ती है ना, LHL RHL और यहाँ ए फंक्शनल वैल्यू। सेम चीज़ इसके साथ भी होती है, LHL RHL और बी वैल्यू फंक्शनल वैल्यू। तो यार एक बात बताओ, जब हमें इसकी कंटिन्यूटी प्रूव करनी है तो हम ये 6 चीज़ें क्यों करें एक साथ, जबकि मुझे जो कंटिन्यूटी प्रूव करनी है वो सिर्फ मुझे इस वैल्यू के अंदर प्रूफ करनी है ना भाई, इस वैल्यू के अंदर, यानी कि इसके अंदर और इसके अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं राइट कंटिन्यूटी चेक करूँगा एट ए पर, और लेफ्ट कंटिन्यूटी में चेक करूँगा एट बी पर, ठीक है। ये हो गया, इससे क्या होगा, मेरा अंदर का जो वैल्यू है सारा का सारा, वो फंक्शन पता चल जाएगा कंटिन्यूस है कि नहीं है। तो सिर्फ 2 ही वैल्यूज आपको चेक करनी है, राइट हैंड साइड ऑफ ए एंड लेफ्ट हैंड साइड ऑफ बी। तो इससे आपका कंटिन्यूस का शॉर्टकट बन जाता है, ठीक है। 2 वैल्यूज जहाँ पे कोई लिमिट होती है उसके बीच में कंटिन्यूसली चेक करने के लिए, ठीक है। देन अगर ऐसी सीन है कि हाँ भाई ये दोनों कंटिन्यूस हैं, लेफ्ट कंटिन्यूस बी पर है, राइट कंटिन्यूस ए पर है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूस फॉर ऑल मतलब होता है इसका x बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, ठीक है ना। तो ये होता है, ओके, ये हो गया हमारा शॉर्टकट। अच्छा, अब डिफरेंशिएबिलिटी का देख लो, मैंने बताया अगर आप ज़्यादा ही हल्कसी हो, ठीक है, हल्सी, और आप नहीं चाहते कि भाई कंटिन्यूटी में चेक करूं, मेरे को डायरेक्ट बताओगे, शॉर्टकट बता दो, तो शॉर्टकट ये है कि भाई आप डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर लो, ठीक है। डिफरेंशिएबिलिटी अगर है तो इसका मतलब ये है कि वो कंटिन्यूस भी है 100%, ओके। नॉन डिफरेंशिएबल है तो डिसकंटिन्यूस है 100%। तो मतलब मैं डिफरेंशिएबिलिटी चेक करने का शॉर्टकट बताता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने भी आपको इसका समझाया
है ना, ये था हमारा किसका, कंटिन्यूटी का शॉर्टकट। ओके, ऐसे ही सेम चीज़ हमारे पास है डिफरेंशिएबिलिटी के लिए भी, ठीक है। इसका मैं बोलूँगा राइट कंटिन्यूस था एट ए, अब राइट डिफरेंशिएबल एट ए है, और लेफ्ट कंटिन्यूस था बी पे, तो लेफ्ट डिफरेंशिएबल एट बी है, ठीक है। मतलब क्या हुआ, आर एच डी एट ए एंड एल एच डी एट बी, खत्म, ठीक है। बस दो चीज़ें, 2 पॉइंट आपको चेक करना है, 3 पॉइंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। जैसे मैंने अभी बताया था, ये वैल्यूज हमारे पास, इसके बीच में मुझे डिसकंटिन्यूटी क्या है, वो डिफरेंशिएबिलिटी देखनी है, तो क्या करना पड़ेगा, सिर्फ ए बी के इधर वाली वैल्यू और इधर वाली वैल्यू चेक करनी है। ओके, तो बस 2 वैल्यू चेक कर लो, अगर वो सेटिस्फाइड है तो मीन्स कि हाँ वो डिफरेंशिएबल है फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स बिलोंग्स फ्रॉम दिस, ठीक है। ये हो गया डिफरेंशिएबिलिटी का शॉर्टकट। अब नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। अगली है हमारी लैग्रांज मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। थर्ड है ना ये, 1 2 3, हाँ अरे 2 थी, हाँ वो 1 थी। ओके, 3 पर आ जाती है लैग्रांजस मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, अब इन्होंने बस थोड़ा सा चेंज किया है, ठीक है, चीज़ में कुछ भी फ़र्क नहीं है, पहली वैल्यू सब वही है। इफ़ एफ एक्स इज़ अ रियल वैल्यूड फंक्शन, इमेजिनरी ना हो भाई, कोई आउट ना हो इसमें, रियल वैल्यूड फंक्शन, और फिर उसके बाद पॉइंट ए आता है ना, फंक्शन इज कंटिन्यूस, समझ जाना, ठीक है, कंटिन्यूस लिख देता हूँ ऐसे ही, ऑन ए कॉमा बी, टाइम बचेगा थोड़ा, सेकंड, फंक्शन इज डेराइवेबल ऑन ए कॉमा बी, ठीक है, थर्ड, देन एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए, ये बताया इन्होंने एक स्टेप ज़रा गायब कर दिया, है ना। जैसे हमारे पास इसमें था कि आपको ये वाली वैल्यू भी चेक करनी थी कि 0 है कि नहीं है, फिर उसके बाद इन्होंने बताया कि हाँ एफ डैश सी को उसके बाद इक्वल टू 0 रखना, तो आपको सी का वैल्यू मिल जाएगा, और सी जो होगा हमारा ए और बी के बीच में लाई करेगा, ऐसी बात बताई। इन्होंने क्या बताया कि भाई कंटिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, और फिर सीधा क्या करना है हमको, आपको सीधा ये चीज़ लगा देनी है, फॉर्मूला लगा देना है, एफ बी की जो भी वैल्यू आएगी आपकी 0 होना हो हमें नहीं मतलब है, ठीक, 0 आएगी तो खुद आपका एफ डैश सी 0 हो जाएगा। ओके, और फिर एफ डैश सी जब 0 आएगा आप सी की वैल्यू खुद ही निकाल लोगे, जो कि ए और बी के बीच में बैठेगा, ठीक। सी कहाँ से बिलोंग करता है, ए कॉमा बी से बिलोंग करता है फॉर ऑल एक्स, ठीक है। अच्छा, अब क्या, ये क्या है हमारे पास, ये जो एफ डैश सी आपको दिख रहा है, ये हमारा भाई टेंजेंट है, डी वाई ओवर डी एक्स है एट एक्स इज इक्वल टू सी, या फिर मैं बोलूँ टेन थीटा एट एक्स इज इक्वल टू सी, ठीक है, टेन एक्स से टेन थीटा एट एक्स इज इक्वल टू सी, तो ये चीज़ हो जाती है। ओके, थर्ड हमारा लास्ट हमारी वैल्यू बची, थर्ड और लास्ट हमारी थ्योरम बची है, फोर्थ, जिसे हम बोलते हैं कॉचीज मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, इसमें देखो क्या बताया इन्होंने, सर ने, इन्होंने अपनी जो थ्योरम थी, लैग्रांज सर ने सिर्फ हमारे एक फंक्शन के लिए बताया था, इन्होंने 2 फंक्शन के लिए बताई है, ठीक है, इसलिए इस जो थ्योरम है वो स्पेशल है। इफ फंक्शन एफ जी एंड ये मतलब एफ जी, ठीक है, आर 2 रियल वैल्यूड functions defined on ए बी एंड, ठीक है, आगे अब पॉइंट्स आ जाएंगे। तो अगर एफ फंक्शन और जी फंक्शन दोनों ही एक्स वेरिएबल के फंक्शंस हैं और रियल वैल्यूड फंक्शन है, यानी आयोटा नहीं आ रहा है, और फंक्शन डिफाइन कर रहे हैं किन्हीं भी 2 इंटरवल के बीच में, ए और बी के बीच में, ठीक है, तो उनके बारे में उन्होंने क्या बोला है, एंड, और भी हमारे पास कंडीशन लग गई, एंड फर्स्ट कंडीशन ये है कि फंक्शन जो है एफ एक्स एंड जी एक्स आर कंटिन्यूस ऑन ए कैपिटल ए क्लोज ब्रैकेट और बी क्लोज ब्रैकेट, कंटिन्यूस हो गए दोनों। दूसरी बात क्या आई, फंक्शन एफ एक्स एंड जी एक्स आर डेराइवेबल, ठीक है, ऑन ए बी। थर्ड आता है एफ डैश एक्स जो है वो 0 ना हो, ठीक है, एफ डैश एक्स 0 ना हो, क्योंकि देखो हमने बताया 2 फंक्शंस हैं, अब इन 2 फंक्शंस के बीच में कोई भी ऑपरेशन लगाया जा सकता है, जैसे कि एफ एक्स प्लस जी एक्स,
एफ एक्स इंटू जी एक्स, या माइनस भी हो सकता है जी एक्स, या फिर एफ एक्स अपॉन जी एक्स। अब ज़रा इस केस पे और गौर करो, इसमें अगर मैं इसकी वैल्यू यानी इस पूरे फंक्शन की वैल्यू 0 कर दूँ तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा, इन्फिनिटी बैठेगा। इस वजह से हमने यहाँ पहले ही लिमिट लगा दी कि भाई साहब इसको 0 नहीं करना है, बाकी आप कुछ भी कर लो, ऊपर 0 होगा चलेगा, इससे 0 होगा चलेगा, बट नीचे नहीं होना चाहिए 0। ठीक है, तो ये हो गया फॉर ऑल, अरे फॉर ऑल, और ये भी फॉर ऑल है, एक्स बिलोंग्स टू ए कॉमा बी, सारी वैल्यू के लिए ऐसा नहीं होना चाहिए। देन सी जो होगा हमारा, जो भी हमारा सी होगा वो ए और बी के बीच में बिलोंग करेगा, और सच दैट एफ डैश ऑफ सी अपॉन जी डैश ऑफ सी इज इक्वल टू एफ बी माइनस एफ ए अपॉन जी बी माइनस ऑफ जी ए है, ये भी स्लोप। ठीक है, और ये दोनों स्लोप का हमारा रेशियो है, इस स्लोप का रेशियो और इसके स्लोप का रेशियो, या मैं बोलूँ इसके टेंजेंट और इसके टेंजेंट का रेशियो, वो दोनों हमारा किस पॉइंट पर बैठेंगे, सी पॉइंट पर बैठेंगे, और वो पॉइंट कहाँ पर लाई करेगा, सी जो होगा वो ए और बी के बीच में लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारी कॉची मीन वैल्यू थ्योरम बताती है। इतना ही था आज के लेक्चर में। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आई होप लेक्चर समझ में आया होगा, कुछ भी नहीं समझ में आता आप कमेंट करके बता सकते हैं। थैंक यू सो मच।